दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रात में सोने से पहले सिर्फ एक पत्ता खाने से आपका पेट पूरी तरह से साफ हो सकता है और साथ ही आपकी ऊर्जा, मानसिक शांति और जीवन की स्पष्टता भी बढ़ सकती है। हाँ, यह कोई जादू नहीं, बल्कि परमहंस योगानंदा की विज्ञान और यौगिक परंपरा से सिद्ध एक अद्भुत विधि है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे यह छोटा सा अभ्यास आपके शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर सकता है और आपकी रातों को इतना शक्तिशाली बना सकता है कि आपका हर दिन नए उत्साह और शक्ति के साथ शुरू हो। वीडियो शुरू करने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि यह वीडियो आप भारत के किस शहर से देख रहे हो। अब चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वह पत्ता और उसकी चमत्कारी शक्ति। जब रात का समय आता है और पूरा संसार धीरे धीरे शांति की ओर बढ़ने लगता है, तब वास्तव में मानव शरीर के भीतर एक गहरी प्रक्रिया शुरू होती है, जिसे प्राचीन योग और आयुर्वेद में स्वशुद्धिकरण कहा गया है। परमहंस योगानंदा बार बार यह समझाते थे कि शरीर केवल भोजन से नहीं चलता, बल्कि ऊर्जा, शुद्धता और अनुशासन से जीवित रहता है। और यदि पेट अशुद्ध है तो मन कभी शांत नहीं हो सकता। आज के समय में अधिकांश लोग सुबह उठते ही थकान, भारीपन, गैस, कब्ज या बेचैनी का अनुभव करते हैं और इसे सामान्य मान लेते हैं। लेकिन यौगिक दृष्टि से यह सामान्य नहीं, बल्कि चेतावनी है कि शरीर के भीतर अपचित अंश और मानसिक बोझ जमा हो चुका है। योगानंदा कहते थे कि जिस प्रकार मंदिर में रोज आरती से पहले सफाई होती है, उसी प्रकार शरीर के मंदिर को भी हर दिन शुद्ध किया जाना चाहिए। और इसी शुद्धि की प्रक्रिया में प्राचीन काल से योगियों द्वारा एक विशेष पत्ते का उपयोग किया जाता रहा है, जिसे रात में सोने से पहले लिया जाता था, ताकि पाचन अग्निशांत रूप से कार्य करे और शरीर अनावश्यक भार को छोड़ सके। यह पत्ता कोई जादुई दवा नहीं, बल्कि प्रकृति का एक सरल साधन है, जो शरीर को उसकी प्राकृतिक लय में वापस लाने में सहायक माना जाता है। यौगिक परंपरा मानती है कि जब हम सोते हैं, तब शरीर का ध्यान बाहर की दुनिया से हटकर भीतर की मरम्मत पर केंद्रित होता है और यदि पेट साफ हो तो यह मरम्मत कहीं अधिक प्रभावी होती है। योगानंदा ने अपनी शिक्षाओं में बार बार यह संकेत दिया कि देर रात भारी भोजन, चिंता के साथ सोना और अपूर्ण पाचन मनुष्य की आध्यात्मिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए प्राचीन साधकों ने रात की दिनचर्या को अत्यंत सरल और प्रकृति के अनुकूल रखा। वे सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन करते थे और सोने से पहले कुछ ऐसी प्राकृतिक वस्तुओं का सेवन करते थे जो शरीर को कठोर तरीके से नहीं, बल्कि कोमलता से भीतर से साफ करती थी। आज जिस पत्ते की हम बात कर रहे हैं, वह उन्हीं परंपराओं से जुड़ा हुआ है। इसे आयुर्वेद में पेट को संतुलन में लाने वाला, वात पित्त को शांत करने वाला और अपच को धीरे धीरे बाहर निकालने वाला माना गया है। लेकिन योगानंदा की दृष्टि केवल शारीरिक नहीं थी। वे कहते थे कि जब पेट हल्का होता है तो ध्यान स्वतः गहरा होने लगता है, मन अनावश्यक विचारों से मुक्त होता है और नींद अधिक शांत और स्फूर्तिदायक बनती है। आज की आधुनिक जीवन शैली में मोबाइल देखते हुए खाना, देर रात तक जागना और तुरंत सो जाना शरीर की प्राकृतिक सफाई प्रक्रिया को बाधित कर देता है। परिणाम स्वरूप पेट में भारीपन और मन में अशांति बनी रहती है। यही कारण है कि लोग सुबह उठकर भी ताजगी नहीं, बल्कि थकान महसूस करते हैं। यौगिक दृष्टि से यह संकेत है कि शरीर ने रात में स्वयं को पूरी तरह शुद्ध नहीं किया। योगानंदा यह भी बताते थे कि आध्यात्मिक साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि सही भोजन, सही समय और सही आदतों का समन्वय है। और रात में सोने से पहले लिया गया यह पत्ता उसी समन्वय का एक छोटा लेकिन प्रभावशाली भाग माना गया है। इसका उद्देश्य शरीर को जबरन खाली करना नहीं, बल्कि पाचन तंत्र को यह संकेत देना है कि अब अपशिष्ट को धीरे धीरे बाहर की ओर प्रवाहित किया जाए, ताकि सुबह शरीर हल्का और मन स्पष्ट हो। योगियों का मानना था कि जब पेट साफ होता है तो प्राण ऊर्जा नाभि से ऊपर उठने लगती है, जिससे व्यक्ति अधिक सजग, शांत और संतुलित महसूस करता है। यही कारण है कि प्राचीन आश्रमों में रात का समय अत्यंत पवित्र माना जाता था। वहां शोर, भारी भोजन और उत्तेजना से बचा जाता था। योगानंदा ने अपने शिष्यों को सिखाया
कि आत्मा की यात्रा में सबसे पहला द्वार शरीर है, और यदि शरीर अव्यवस्थित है तो ध्यान और आत्मबोध केवल कल्पना बनकर रह जाते हैं। आज हम जिस पत्ते की चर्चा कर रहे हैं वह उसी यौगिक ज्ञान का एक प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने हर समस्या का समाधान पहले से दिया हुआ है। बस हमें उसे सही समय और सही भावना के साथ अपनाना होता है। यह पत्ता रात में लेने का अर्थ यह नहीं कि हम किसी त्वरित चमत्कार की उम्मीद करें, बल्कि इसका अर्थ है शरीर को सम्मान देना, उसे सुनना और उसकी प्राकृतिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करना। योगानंदा कहते थे कि जब मनुष्य शरीर को मित्र बना लेता है तो शरीर कभी शत्रु नहीं बनता, और पेट की शुद्धि उसी मित्रता की पहली सीढ़ी है। इस वीडियो श्रृंखला में हम आगे विस्तार से समझेंगे कि यह पत्ता कौन सा है, इसे किस प्रकार और किस भावना के साथ लिया जाता है, और क्यों प्राचीन योगियों ने इसे अपनी रात की दिनचर्या का हिस्सा बनाया। लेकिन इस पहले भाग में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और शारीरिक हल्कापन एक दूसरे से अलग नहीं है। और जब आप रात में सोने से पहले अपने शरीर को सही संकेत देते हैं तो सुबह केवल एक नया दिन नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा के साथ जागते हैं। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी नींद गहरी हो, मन शांत हो और शरीर हल्का महसूस करे, तो इस यौगिक दृष्टिकोण को समझना और सम्मान देना पहला कदम है। और यही परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का मूल सार भी है। सरल जीवन, शुद्ध शरीर और जागृत आत्मा। जब हम यह समझने लगते हैं कि शरीर और मन एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही चेतना की दो अभिव्यक्तियां हैं, तब यह भी स्पष्ट होता है कि रात में सोने से पहले शरीर के साथ हम जैसा व्यवहार करते हैं उसका प्रभाव केवल अगली सुबह पर नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन प्रवाह पर पड़ता है। परमहंस योगानंद कहते थे कि मनुष्य दिन में जैसा सोचता है रात में वैसा ही पचाता है, और यदि पेट भारी है तो विचार भी भारी हो जाते हैं। यही कारण है कि प्राचीन योग परंपरा में रात को शरीर को हल्का करने की विधियों को अत्यंत महत्व दिया गया। इसी संदर्भ में जिस पत्ते की परंपरा सदियों से चली आ रही है उसे केवल पेट की सफाई का साधन नहीं बल्कि एक अनुशासन का प्रतीक माना गया। यौगिक दृष्टि में यह पत्ता शरीर को आदेश नहीं देता बल्कि अनुरोध करता है कि अब जो अनावश्यक है उसे छोड़ दो, क्योंकि प्रकृति कभी हिंसा से नहीं बल्कि संतुलन से कार्य करती है। योगानंदा बार बार यह समझाते थे कि जब हम प्रकृति के साथ संघर्ष करते हैं तो रोग पैदा होते हैं, और जब प्रकृति के साथ सहयोग करते हैं तो स्वास्थ्य अपने आप आता है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में हमने रात को आराम का नहीं बल्कि उत्तेजना का समय बना लिया है। देर रात तक स्क्रीन देखना, चिंता में डूबे रहना, भारी और बेमेल भोजन करना और फिर तुरंत सो जाना, ये सभी आदतें शरीर की प्राकृतिक शुद्धि प्रक्रिया को बाधित करती हैं। परिणाम स्वरूप पेट में अपचित अंश जमा होते रहते हैं और धीरे धीरे वही थकान, गैस, कब्ज और मानसिक बेचैनी का रूप ले लेते हैं। योगियों ने इस समस्या को बहुत पहले पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने रात की दिनचर्या को अत्यंत सरल रखा। सूर्यास्त के बाद भोजन सीमित किया और सोने से पहले कुछ ऐसे प्राकृतिक साधनों का सहारा लिया जो शरीर को बिना झटका दिए भीतर से साफ करने में सहायक माने गए। इस पत्ते की सबसे बड़ी विशेषता यही मानी जाती है कि यह शरीर को आलसी नहीं बनाता बल्कि उसे उसकी स्वाभाविक सक्रियता में लौटने का संकेत देता है। योगानंदा की शिक्षाओं में यह बात बार बार आती है कि शरीर को जबरन नियंत्रित करने की कोशिश मत करो बल्कि उसे सही दिशा दिखाओ, और यही दर्शन इस पत्ते के उपयोग में भी दिखाई देता है। इसे लेने का उद्देश्य यह नहीं कि सुबह कोई तात्कालिक परिणाम दिखाई दे, बल्कि यह कि धीरे धीरे पाचन तंत्र अपनी प्राकृतिक लय में लौट आए। यौगिक मान्यता के अनुसार रात के समय शरीर की ऊर्जा नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जिसे अपान वायु कहा गया है, और यदि इस समय शरीर को हल्का सहारा दिया जाए तो अपशिष्ट पदार्थ सहज रूप से बाहर की ओर बढ़ते हैं, जिससे सुबह पेट हल्का और मन साफ महसूस करता है। योगानंदा कहते थे कि जब अपान वायु संतुलित होती है तो प्राण वायु ऊपर उठने लगती है, और यही ऊपर उठती प्राण शक्ति ध्यान और आत्म चेतना को गहरा बनाती है।
इसलिए यह पत्ता केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया। पुराने समय के साधक इसे बड़े सम्मान के साथ ग्रहण करते थे, न जल्दबाजी में न लालच में, बल्कि एक शांत मन और कृतज्ञता के भाव से। वे जानते थे कि शरीर उनका साधन है और साधन की उपेक्षा साध्य से दूर ले जाती है। आज के समय में हम अक्सर किसी भी प्राकृतिक विधि को त्वरित समाधान की तरह देखने लगते हैं, लेकिन योगानंदा की शिक्षाएं हमें धैर्य सिखाती है। वे कहते थे कि जो प्रक्रिया धीरे चलती है वही स्थायी होती है, इसलिए इस पत्ते का प्रभाव भी धीरे धीरे अनुभव किया जाता है। पहले नींद में सुधार, फिर सुबह उठते समय हल्कापन, फिर दिन भर मन की स्थिरता और अंततः जीवन में एक सहज अनुशासन। यौगिक दृष्टि से यह एक श्रृंखला है जहां एक सुधार दूसरे सुधार को जन्म देता है। जब पेट साफ रहता है तो मन में अनावश्यक भय और बेचैनी कम होने लगती है। व्यक्ति अधिक सजग होकर अपने विचारों को देख पाता है और यही सजगता आध्यात्मिक यात्रा का पहला चरण है। योगानंदा यह भी बताते थे कि ध्यान में आने वाली अधिकतर बाधाएं शरीर की असंतुलित आदतों से पैदा होती है। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को कभी केवल ध्यान सिखाने पर जोर नहीं दिया, बल्कि भोजन, विश्राम और जीवन शैली पर भी उतना ही ध्यान देने को कहा। यह पत्ता उसी समग्र दृष्टिकोण का एक छोटा सा उदाहरण है जो हमें यह याद दिलाता है कि आत्मा की यात्रा किसी एक अभ्यास से नहीं बल्कि पूरे जीवन के संतुलन से आगे बढ़ती है। जब रात में सोने से पहले हम अपने शरीर को यह संकेत देते हैं कि अब विश्राम और शुद्धि का समय है, तब शरीर भी पूरी निष्ठा से अपना कार्य करता है। और यही कारण है कि जो लोग इस यौगिक परंपरा को अपनाते हैं वे अक्सर बताते हैं कि उनकी नींद गहरी हो गई, सुबह उठते ही आलस्य कम हो गया और दिन भर ऊर्जा अधिक स्थिर रहने लगी। योगानंदा के अनुसार स्थिर ऊर्जा ही सच्ची ऊर्जा है, जो न अत्यधिक उत्तेजित होती है और न ही शीघ्र थकती है। इस दूसरे भाग का सार यही है कि रात में लिया गया यह पत्ता कोई अलग थलग उपाय नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दृष्टि का हिस्सा है जो हमें प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। और जैसे जैसे हम इस तालमेल को समझते हैं वैसे वैसे शरीर स्वयं हमें संकेत देने लगता है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। आने वाले भागों में हम और गहराई से समझेंगे कि इस पत्ते को किस भावना, किस समय और किस जीवन शैली के साथ जोड़ा जाए ताकि इसका यौगिक प्रभाव पूरी तरह से प्रकट हो सके। लेकिन अभी के लिए इतना समझना ही पर्याप्त है कि पेट की शुद्धि केवल शारीरिक हल्केपन की बात नहीं है, बल्कि यह मन की स्पष्टता और आत्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी है। और यही परमहंस योगानंदा की शिक्षाओं का मौन संदेश भी है। शरीर को शुद्ध करो, मन स्वतः शांत होगा और जब मन शांत होगा तब आत्मा की आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। जब मनुष्य यह समझना शुरू करता है कि शरीर केवल खाने और जीने का साधन नहीं बल्कि चेतना को अनुभव करने का एक यंत्र है, तब वह अपने हर छोटे कार्य को भी एक साधना की तरह देखने लगता है। परमहंस योगानंदा ने बार बार यह स्पष्ट किया कि आत्मा की उन्नति कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की आदतों से धीरे धीरे निर्मित होने वाली अवस्था है। और उन्हीं आदतों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदत है रात को सोने से पहले शरीर को हल्का और शांत होने का अवसर देना। यौगिक परंपरा में माना गया है कि जब हम दिन भर की गतिविधियों के बाद सोने जाते हैं तो केवल शरीर ही नहीं बल्कि मन भी दिन भर के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को पचाने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। और यदि पेट भरी है तो यह पाचन केवल भोजन तक सीमित नहीं रहता बल्कि मानसिक बोझ भी उसी भारीपन में उलझा रहता है। योगानंदा कहते थे कि जिस व्यक्ति का पेट अव्यवस्थित है उसका मन भी अव्यवस्थित हो जाता है। इसलिए प्राचीन साधकों ने रात को शरीर की शुद्धि को केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी माना। जिस पत्ते की हम बात कर रहे हैं उसका महत्व इसी तैयारी से जुड़ा है। यह पत्ता शरीर को यह संकेत देता है कि अब दिन की सक्रियता समाप्त हो चुकी है और अब भीतर की सफाई और संतुलन का समय है। यौगिक दृष्टि से यह समय अत्यंत पवित्र माना जाता है क्योंकि इसी समय शरीर की ऊर्जा बाहर से हटकर भीतर की ओर प्रवाहित होती है, जिसे प्रत्याहार की अवस्था कहा जाता है।
योगानंदा ने अपनी शिक्षाओं में इस अवस्था को ध्यान की नींव बताया है, क्योंकि जब इंद्रियां शांत होती है और शरीर हल्का होता है, तब मन स्वतः ही अंतर्मुखी होने लगता है। आज की आधुनिक जीवन शैली में हमने इस पवित्र समय को भी शोर, उत्तेजना और अनियमितता से भर दिया है। देर रात तक स्क्रीन की रोशनी, भारी भोजन और लगातार विचारों की दौड़ शरीर को यह अवसर ही नहीं देती कि वह स्वयं को पुनः संतुलित कर सके। परिणाम स्वरूप नींद उथली हो जाती है और सुबह उठते ही मन थका हुआ महसूस करता है। योगियों ने इस समस्या का समाधान प्रकृति में खोजा। उन्होंने देखा कि कुछ विशेष पत्ते ऐसे हैं जो शरीर के भीतर हल्की गति पैदा करते हैं, न तो अत्यधिक उत्तेजना और न ही जड़ता, बल्कि एक कोमल प्रवाह जो अपशिष्ट को बाहर की ओर निर्देशित करता है। योगानंदा के अनुसार यही कोमलता योग का सार है, क्योंकि जो विधि शरीर को कष्ट देती है वह आत्मा को भी अशांत करती है। इस पत्ते को लेने की परंपरा में जल्दबाजी या लालच नहीं होता था। साधक इसे एक शांत मन से, कृतज्ञता के भाव से और प्रकृति के प्रति सम्मान के साथ ग्रहण करते थे। वे जानते थे कि यह कोई बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि शरीर की आंतरिक बुद्धि को जागृत करने का साधन है। यौगिक दृष्टि से शरीर स्वयं जानता है कि उसे क्या छोड़ना है और क्या संजो कर रखना है। बस उसे सही संकेत और सही समय चाहिए। योगानंदा यह भी बताते थे कि जब हम शरीर पर विश्वास करना सीखते हैं, तो शरीर हमें कभी धोखा नहीं देता। यही विश्वास इस पत्ते के उपयोग में भी निहित है। इसका प्रभाव केवल पेट तक सीमित नहीं माना गया, बल्कि इसे मन की स्पष्टता से भी जोड़ा गया, क्योंकि जब शरीर हल्का होता है तो विचारों की गति धीमी और स्पष्ट हो जाती है। व्यक्ति अनावश्यक चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान क्षण में अधिक गहराई से ठहर पाता है। यौगिक साधना में यही ठहराव ध्यान का द्वार खोलता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो साधक रात को शुद्धि और शांति के साथ सोते हैं, उनकी स्वप्नावस्था भी अधिक स्पष्ट और अर्थपूर्ण होती है। और योगानंदा ने भी स्वप्नों को अवचेतन मन की भाषा कहा है। यदि अवचेतन भारी है तो स्वप्न भी अशांत होंगे, लेकिन यदि पेट और मन हल्के हैं तो स्वप्न भी शांत और प्रेरणादायक बनते हैं। यही कारण है कि यह पत्ता केवल एक भौतिक वस्तु नहीं, बल्कि एक संपूर्ण रात्रि साधना का प्रतीक बन गया। आज के समय में जब लोग तुरंत परिणाम की अपेक्षा रखते हैं, इस परंपरा का संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि योगानंदा सिखाते थे कि आत्मिक विकास में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति हर चीज को जल्दबाजी में चाहता है, वह अक्सर गहराई से वंचित रह जाता है। इस पत्ते का उपयोग भी धीरे धीरे जीवन में एक लय स्थापित करता है। पहले व्यक्ति अपनी नींद में बदलाव महसूस करता है, फिर सुबह के समय शरीर में हल्कापन, फिर दिन भर के व्यवहार में स्थिरता और अंततः जीवन के प्रति एक शांत दृष्टिकोण। यौगिक दृष्टि से यह परिवर्तन बाहरी नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होता है और भीतर से आया परिवर्तन ही स्थायी होता है। योगानंदा ने अपने शिष्यों को यही सिखाया कि सच्ची साधना दिखावे में नहीं, बल्कि अनुशासन में होती है। और रात की दिनचर्या उसी अनुशासन की परीक्षा है। जब हम दिन भर के शोर के बाद भी स्वयं को शांत रखने का प्रयास करते हैं, तब हम वास्तव में योग के मार्ग पर कदम रखते हैं। इस तीसरे भाग का सार यही है कि जिस पत्ते की चर्चा हम कर रहे हैं, वह केवल पेट की सफाई का साधन नहीं, बल्कि जीवन को धीमा, गहरा और संतुलित बनाने की एक कुंजी है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर ही हम शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। आने वाले भागों में हम और अधिक स्पष्टता से जानेंगे कि इस परंपरा को दैनिक जीवन में किस प्रकार उतारा जाए, ताकि यह केवल जानकारी न रहकर अनुभव बन सके। लेकिन अभी के लिए इतना समझना पर्याप्त है कि जब रात में शरीर को सम्मान, शांति और सही संकेत दिए जाते हैं, तब शरीर स्वयं हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। और यही परमहंसा योगानंदा की शिक्षाओं का गहरा संदेश भी है। आत्मा की ओर बढ़ने से पहले शरीर के मार्ग को साफ करो। जब साधक इस बात को स्वीकार कर लेता है कि शरीर कोई बाधा नहीं, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति का माध्यम है, तब वह अपने हर कार्य को एक पवित्र प्रक्रिया की तरह देखने लगता है। परमहंस योगानंदा ने बार बार समझाया
कि आत्मिक उन्नति का मार्ग किसी ऊंचे पर्वत पर नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। और उन्हीं आदतों में सबसे अधिक अनदेखी की जाने वाली आदत है रात को सोने से पहले शरीर और मन को कैसे विदा किया जाता है। यौगिक परंपरा मानती है कि रात केवल विश्राम का समय नहीं, बल्कि पुनर्संयोजन का समय है, जब दिन भर बिखरी हुई ऊर्जा स्वयं को समेटती है और अगले दिन के लिए नई दिशा ग्रहण करती है। लेकिन यदि इस समय पेट भारी, मन अशांत और इंद्रियाएं उत्तेजित हो, तो यह पुनर्संयोजन अधूरा रह जाता है। योगानंदा कहते थे कि अधूरा विश्राम व्यक्ति को धीरे धीरे भीतर से खोखला बना देता है। इसलिए प्राचीन साधकों ने रात को शरीर को हल्का रखने को अत्यंत आवश्यक माना। जिस पत्ते की परंपरा की हम चर्चा कर रहे हैं, वह इसी आवश्यकता से जन्मी। यह पत्ता शरीर को यह स्मरण कराता है कि प्रकृति की गति में अब ठहराव का समय है। यौगिक दृष्टि से इसे लेने की प्रक्रिया स्वयं में एक साधना मानी जाती थी। साधक इसे लेते समय मन को शांत रखता, श्वास को धीमा करता और दिन भर के अनुभवों को भीतर छोड़ देता। योगानंदा ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जब तुम सोने जाओ तो दिन को वहीं छोड़ दो, क्योंकि जो व्यक्ति दिन को साथ लेकर सोता है वह रात में कभी पूर्ण विश्राम नहीं पा सकता। यह पत्ता उसी छोड़ने की कला का प्रतीक बन गया। यह शरीर को संकेत देता है कि अब अनावश्यक भार को छोड़ने का समय है, और मन को भी यह संदेश मिलता है कि अब चिंताओं को थामे रखने की आवश्यकता नहीं। यौगिक मान्यता के अनुसार जब शरीर छोड़ने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है, तो मन भी स्वतः ही सरल हो जाता है, और यही सरलता ध्यान की भूमि तैयार करती है। आज की आधुनिक दुनिया में हमने छोड़ने के बजाय पकड़ने की आदत बना ली है। अधिक खाना, अधिक सोचना, अधिक देखना, और फिर आश्चर्य करते हैं कि शांति क्यों नहीं मिलती। योगानंदा इस प्रवृत्ति को चेतना की सबसे बड़ी बाधा मानते थे। वे कहते थे कि जो छोड़ना नहीं सीखता वह ऊंचा उठ नहीं सकता। इसलिए रात की साधना में यह पत्ता केवल एक प्राकृतिक तत्व नहीं, बल्कि एक स्मरण बन जाता है कि जीवन में संतुलन आवश्यक है। प्राचीन योगी इसे किसी मजबूरी में नहीं, बल्कि आनंद के साथ अपनाते थे। उनके लिए यह शरीर को दंड देने का नहीं, बल्कि शरीर को सहयोग देने का माध्यम था। यही कारण है कि इसके प्रभाव को भी हिंसक या तात्कालिक नहीं, बल्कि कोमल और क्रमिक माना गया। यौगिक दृष्टि से कोमल परिवर्तन ही स्थायी परिवर्तन होता है। योगानंदा ने भी बार बार कहा कि जो साधना मन और शरीर दोनों को सहज रखे, वही सच्ची साधना है। जब रात में यह पत्ता लिया जाता है, तो साधक अपेक्षा नहीं करता कि सुबह कोई चमत्कार होगा, बल्कि वह केवल इतना जानता है कि उसने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का एक छोटा सा प्रयास किया है। और यही भावना सबसे अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि यौगिक परंपरा में भावना को क्रिया से भी अधिक महत्व दिया गया है। जिस कार्य में अहंकार या लालच जुड़ जाए, वह कार्य साधना नहीं रह जाता। इसलिए यह पत्ता लेने की परंपरा में भी विनम्रता, कृतज्ञता और धैर्य को अनिवार्य माना गया। योगानंदा के अनुसार कृतज्ञ मन शरीर को सबसे तेजी से संतुलित करता है। जब साधक इस भावना के साथ सोता है, तो उसकी नींद केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक विश्राम भी बन जाती है। यही कारण है कि ऐसे साधक सुबह उठते समय केवल थकान से मुक्त नहीं, बल्कि एक आंतरिक शांति के साथ जागते हैं। यौगिक दृष्टि से यह शांति ही वास्तविक स्वास्थ्य है, क्योंकि जहां शांति है, वहां असंतुलन टिक नहीं सकता। इस चौथे भाग का गहरा संदेश यही है कि रात में शरीर को हल्का करने की परंपरा केवल पेट की बात नहीं करती, बल्कि जीवन को सरल और स्पष्ट बनाने की शिक्षा देती है। यह हमें सिखाती है कि दिन भर की दौड़ के बाद ठहरना भी एक कला है, और इस कला को सीखे बिना कोई भी व्यक्ति गहराई में नहीं जा सकता। योगानंदा कहते थे कि आत्मा की आवाज बहुत धीमी होती है, और वह केवल उसी को सुनाई देती है जो भीतर शांत हो। जब पेट हल्का होता है, तो यह शांति सहज हो जाती है। इसलिए यह पत्ता एक प्रकार से आत्मा की आवाज सुनने की तैयारी है। आने वाले भागों में हम और स्पष्ट रूप से समझेंगे कि इस परंपरा को आधुनिक जीवन में कैसे अपनाया जाए, बिना अतिशयोक्ति या अंधविश्वास के। लेकिन इस भाग में इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि रात को शरीर को सम्मान देना, उसे सहयोग देना और उसे प्रकृति की लय में लौटने देना,
यही योग का वास्तविक अभ्यास है और यही परमहंसा योगानंदा की शिक्षाओं का सजीव रूप भी है। जब साधक रात की शांति में धीरे धीरे उतरना सीखता है, तब उसे यह अनुभव होने लगता है कि नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं, बल्कि चेतना की एक गहरी अवस्था है। परमहंस योगानंदा कहते थे कि नींद और ध्यान के बीच का अंतर बहुत पतला है और जो व्यक्ति सही ढंग से सोना सीख लेता है, वह ध्यान की आधी यात्रा स्वयं ही तय कर लेता है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकांश लोग सोते नहीं हैं, बल्कि बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि उनका शरीर भारी होता है, मन विचारों से भरा होता है और चेतना दिन भर के बोझ से दब चुकी होती है। यौगिक परंपरा में इस स्थिति को आत्मा से दूरी का संकेत माना गया है। इसलिए प्राचीन साधकों ने रात की तैयारी को अत्यंत पवित्र और अनुशासित रखा। वे जानते थे कि जिस प्रकार बीज को अंकुरित होने के लिए सही मिट्टी और शांत वातावरण चाहिए, उसी प्रकार आत्मिक चेतना को प्रकट होने के लिए हल्का शरीर और शांत मन चाहिए। जिस पत्ते की यह पूरी परंपरा जुड़ी हुई है, उसका महत्व यही से और गहरा हो जाता है, क्योंकि यह पत्ता केवल शरीर के भीतर की सफाई से नहीं, बल्कि नींद की गुणवत्ता से भी जुड़ा हुआ माना गया। योगियों का अनुभव था कि जब रात में पेट हल्का रहता है, तो श्वास स्वतः ही गहरी और लयबद्ध हो जाती है। और योगानंदा ने श्वास को चेतना का सेतु कहा है। उनके अनुसार जैसी श्वास होगी वैसा ही मन होगा, और जैसा मन होगा वैसी ही चेतना। इसलिए यदि रात में श्वास भारी और टूटी फूटी है, तो नींद भी बेचैन होगी और स्वप्न भी अशांत होंगे। लेकिन यदि श्वास शांत और सहज है, तो नींद भी ध्यान जैसी हो जाती है। यही कारण है कि यह पत्ता रात की साधना में केवल एक भौतिक तत्व नहीं, बल्कि श्वास, मन और चेतना के संतुलन का सहायक माना गया। आज की आधुनिक दुनिया में लोग नींद को भी एक समस्या की तरह देखते हैं, कभी गोलियों से, कभी संगीत से, कभी स्क्रीन से। लेकिन योगानंदा की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि नींद बाहर से लाई नहीं जाती, वह भीतर से प्रकट होती है। और भीतर तभी प्रकट होती है जब शरीर को सही संकेत मिलते हैं। इस पत्ते को लेने की परंपरा में भी यही संकेत छिपा है कि अब शरीर को संघर्ष नहीं, बल्कि सहयोग चाहिए। यौगिक दृष्टि से यह सहयोग अपान वायु को शांत करता है, जिससे शरीर का नीचे की ओर प्रवाह सहज हो जाता है और ऊपर की ओर उठने वाली प्राण शक्ति को बाधा नहीं मिलती। योगानंदा कहते थे कि जब प्राण और अपान में संतुलन होता है, तभी कुंडलिनी चेतना सुरक्षित और स्वाभाविक रूप से ऊपर उठती है। और यद्यपि यह विषय गहरा है, फिर भी इसका आरंभ अत्यंत साधारण आदतों से होता है, जैसे रात में शरीर को हल्का रखना। यही कारण है कि यह पत्ता धीरे धीरे यौगिक साधना का एक मौन साथी बन गया। इसे लेने वाले साधक इसे किसी चमत्कार की दृष्टि से नहीं देखते थे, बल्कि इसे एक स्मरण की तरह अपनाते थे कि आत्मा की ओर बढ़ने के लिए पहले शरीर की राह को साफ करना आवश्यक है। योगानंदा ने बार बार चेतावनी दी कि बिना शुद्ध जीवन शैली के की गई आध्यात्मिक साधना केवल कल्पना बनकर रह जाती है, क्योंकि जब शरीर भीतर से अव्यवस्थित होता है, तो चेतना स्थिर नहीं रह पाती। इस पांचवें भाग का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यहां साधक यह समझने लगता है कि पेट की सफाई केवल सुबह की क्रिया नहीं, बल्कि रात की तैयारी का परिणाम है। यदि रात सही है, तो सुबह अपने आप सही हो जाती है, और यदि रात अस्त व्यस्त है, तो सुबह चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, हल्कापन नहीं आता। यौगिक परंपरा में रात को अर्ध मृत्यु कहा गया है, क्योंकि नींद में चेतना बाहरी संसार से कट जाती है। और योगानंदा ने इसे ईश्वर के निकट जाने का एक प्राकृतिक अवसर बताया। लेकिन यह अवसर केवल उसी को मिलता है जो सोते समय बोझ लेकर नहीं जाता। इसीलिए साधकों ने दिन को रात से पहले ही समाप्त करना सीख लिया था। वे सूर्यास्त के बाद धीरे धीरे गतिविधियां कम करते, भोजन सीमित रखते और शरीर को यह अवसर देते कि वह स्वयं को समेट सके। यह पत्ता इसी समेटने की प्रक्रिया में सहायक माना गया, क्योंकि यह शरीर को संकेत देता है कि अब बाहर से कुछ ग्रहण नहीं करना, बल्कि भीतर की अनावश्यक चीजों को छोड़ना है। आज के समय में यह संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि हम दिन भर बाहर से लेते ही रहते हैं, सूचना, भोजन, भावनाएं, लेकिन छोड़ना भूल जाते हैं।
योगानंदा कहते थे कि जो छोड़ना नहीं सीखता वह भीतर खाली जगह नहीं बना पाता, और जहां खाली जगह नहीं होती वहां चेतना कैसे उतरेगी। इसलिए यह पत्ता एक प्रकार से खाली जगह बनाने की प्रक्रिया का प्रतीक है। यह शरीर के भीतर स्थान बनाता है और मन के भीतर भी। जब साधक इस दृष्टि से इसे अपनाता है तो उसका प्रभाव केवल पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आने लगता है। वह जल्दबाजी कम करता है, अपेक्षाएं छोड़ता है और प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखता है। यौगिक दृष्टि से यही भरोसा सबसे बड़ा उपचार है, क्योंकि शरीर और मन दोनों ही तब बेहतर कार्य करते हैं जब उन्हें विश्वास और धैर्य मिलता है। योगानंदा ने अपने शिष्यों को बार बार यही सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग अनुशासन से होकर जाता है, और अनुशासन किसी कठोर नियम का नाम नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ तालमेल का नाम है। यह पत्ता उसी तालमेल की एक छोटी लेकिन गहरी अभिव्यक्ति है। इस पांचवें भाग का सार यही है कि जब रात को शरीर को हल्का करने की परंपरा जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि साधना बन जाती है, और जब नींद साधना बन जाती है तब जीवन स्वयं एक योग बन जाता है। आने वाले भागों में हम और अधिक स्पष्टता से देखेंगे कि इस यौगिक दृष्टिकोण को आधुनिक जीवन में कैसे उतारा जाए, बिना भय, अंधविश्वास या अतिशयोक्ति के। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि रात में शरीर को दिया गया सही संकेत आत्मा की ओर उठाया गया पहला मौन कदम होता है, और यही परमहंसा योगानंदा की शिक्षाओं का सूक्ष्म लेकिन अत्यंत शक्तिशाली संदेश भी है। जब साधक धीरे धीरे यह समझने लगता है कि उसका शरीर केवल आज का नहीं बल्कि आने वाले कल की भी नींव है, तब वह रात की दिनचर्या को हल्के में लेना बंद कर देता है। परमहंस योगानंद बार बार ये कहते थे कि जीवन में जो कुछ भी हम अनदेखा करते हैं वही आगे चलकर हमारे लिए बाधा बन जाता है, और रात को शरीर की उपेक्षा करना उन्हीं अनदेखी आदतों में से एक है। यौगिक दृष्टि से रात का समय अत्यंत सूक्ष्म माना गया है, क्योंकि इसी समय चेतना बाहरी संसार से हटकर भीतर की परतों में प्रवेश करती है, और यदि उस समय पेट भारी, मन चिंतित और श्वास असंतुलित हो तो यह आंतरिक यात्रा बाधित हो जाती है। योगानंदा ने इस स्थिति को अधूरी वापसी कहा है, जहां शरीर तो सो जाता है लेकिन चेतना विश्राम नहीं कर पाती। इसी कारण बहुत से लोग घंटों सोने के बाद भी तरोताजा महसूस नहीं करते। योगियों ने इस समस्या को बहुत पहले पहचान लिया था, इसलिए उन्होंने रात को शरीर को हल्का करने की परंपरा विकसित की। जिस पत्ते की हम बात कर रहे हैं वह उसी परंपरा का एक मौन उपकरण बन गया। यह पत्ता साधक को यह स्मरण कराता है कि अब ग्रहण करने का नहीं बल्कि छोड़ने का समय है। यौगिक दर्शन में छोड़ना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति छोड़ना नहीं सीखता वह भीतर बोझ इकट्ठा करता चला जाता है। योगानंदा कहते थे कि बोझ चाहे शरीर का हो या मन का, अंततः वह चेतना को नीचे खींचता है। इसीलिए साधकों ने रात को अपान वायु को शांत करने पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि अपान वायु ही वह शक्ति है जो शरीर से अनावश्यक तत्वों को बाहर की ओर ले जाती है। जब यह वायु बाधित होती है तो केवल शारीरिक अपशिष्ट ही नहीं बल्कि भावनात्मक और मानसिक अवशेष भी भीतर अटक जाते हैं। यही कारण है कि पेट की अशुद्धि को यौगिक परंपरा में केवल शारीरिक समस्या नहीं बल्कि चेतना की रुकावट माना गया। परमहंसा योगानंदा ने अपने प्रवचनों में संकेत दिया कि जिन लोगों को बार बार नकारात्मक विचार आते हैं उनकी जीवन शैली में अक्सर असंतुलित भोजन और अव्यवस्थित विश्राम शामिल होता है। इसलिए यह पत्ता एक प्रकार से चेतना की सफाई की प्रक्रिया का प्रवेश द्वार बन जाता है। इसका उद्देश्य शरीर को झकझोरना नहीं बल्कि धीरे धीरे उसे उसकी स्वाभाविक गति में लौटाना है। यौगिक साधक इसे लेते समय किसी जल्दबाजी में नहीं रहते थे। वे इसे शांति के साथ ग्रहण करते और मन में यह भावना रखते कि प्रकृति जानती है कि क्या करना है। योगानंदा ने इस भावना को ईश विश्वास कहा है, और उनके अनुसार यही विश्वास शरीर को भी सबसे तेजी से संतुलित करता है। जब साधक इस भरोसे के साथ सोता है तो उसकी नींद केवल शरीर को ही नहीं बल्कि अवचेतन मन को भी साफ करने लगती है।
यौगिक ग्रंथों में कहा गया है कि अवचेतन मन दिन भर के संस्कारों को रात में पचाता है, और यदि शरीर में पाचन बाधित है तो यह मानसिक पाचन भी बाधित हो जाता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति बार बार उन्हीं विचारों और भावनाओं में उलझा रहता है। योगानंदा ने इसे चेतना का चक्र कहा है, जिससे बाहर निकलने के लिए जीवन शैली में सूक्ष्म लेकिन निरंतर परिवर्तन आवश्यक होते हैं। यह पत्ता उसी निरंतरता का प्रतीक है, क्योंकि इसे एक दो दिन नहीं बल्कि अनुशासन के साथ अपनाया जाता है, और यही अनुशासन साधक को भीतर से मजबूत बनाता है। आज की आधुनिक दुनिया में लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन यौगिक परंपरा धैर्य की परीक्षा लेती है। योगानंदा कहते थे कि जो आत्मा तक पहुंचने की जल्दी करता है वह अक्सर रास्ते में ही थक जाता है। इसलिए इस पत्ते का प्रभाव भी धीरे धीरे प्रकट होता है। पहले व्यक्ति की नींद गहरी होती है, फिर सुबह का भारीपन कम होता है, फिर दिन भर की ऊर्जा अधिक स्थिर होती है, और अंततः मन में एक सहज शांति आने लगती है। यौगिक दृष्टि से यही शांति आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है, क्योंकि जहां शांति है वही स्पष्टता है, और जहां स्पष्टता है वही सही निर्णय जन्म लेते हैं। यह हमें सिखाती है कि हर समस्या का समाधान संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन में छिपा होता है। परमहंसा योगानंदा ने अपने पूरे जीवन में संतुलन पर ही जोर दिया। संतुलित भोजन, संतुलित विचार, संतुलित साधना, और यही संतुलन इस पत्ते की परंपरा में भी दिखाई देता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी उसका हर कार्य पूर्ण होता है। जब साधक इस दृष्टि से इस परंपरा को अपनाता है तो वह केवल पेट की सफाई नहीं करता बल्कि अपने जीवन की गति को भी शुद्ध करता है। और जैसे जैसे जीवन की गति शुद्ध होती है वैसे वैसे चेतना स्वयं ही ऊपर उठने लगती है। आने वाले भागों में हम और गहराई से देखेंगे कि इस यौगिक दृष्टिकोण को दैनिक जीवन में कैसे उतारा जाए, ताकि यह केवल सुनने की बात न रहकर जीने का अनुभव बन सके। लेकिन अभी के लिए इतना समझना ही पर्याप्त है कि रात में शरीर को दिया गया सही अवसर आत्मा को दिया गया सबसे शांत निमंत्रण होता है, और यही परमहंसा योगानंदा की शिक्षाओं का वह सूक्ष्म रहस्य है जिसे शब्दों से अधिक अनुभव से समझा जाता है। जब साधक निरंतर इस यौगिक मार्ग पर चलता रहता है तब एक समय ऐसा आता है जब वह यह अनुभव करने लगता है कि शरीर उसके विरुद्ध नहीं बल्कि उसके साथ कार्य कर रहा है। परमहंसा योगानंदा ने कहा था कि शरीर तब तक विद्रोह करता है जब तक हम उसे समझने के बजाय उस पर आदेश चलाने की कोशिश करते हैं, और रात की दिनचर्या इसी समझ की सबसे गहरी परीक्षा होती है। यौगिक दृष्टि से रात का समय केवल अंधकार का नहीं बल्कि चेतना के भीतर उतरने का समय है, जब बाहरी गतिविधियां धीमी पड़ती हैं और भीतर की प्रक्रियाएं सक्रिय हो जाती है। लेकिन यदि इस समय शरीर बोझिल हो, पेट भरा हो और मन अस्थिर हो तो यह आंतरिक सक्रियता बाधित हो जाती है। योगानंदा इसे चेतना का शोर कहते थे, जो आत्मा की आवाज को ढक देता है। इसी कारण प्राचीन साधकों ने रात को यथासंभव सरल रखा। उनके लिए यह समय अधिक करने का नहीं बल्कि छोड़ने का था, और जिस पत्ते की परंपरा हम समझ रहे हैं वह इसी छोड़ने की कला का एक सजीव प्रतीक बन गई। यह पत्ता साधक को यह याद दिलाता है कि जीवन केवल संग्रह नहीं बल्कि प्रवाह है, और जो प्रवाह को रोकता है वही असंतुलन को जन्म देता है। यौगिक दर्शन में प्रवाह को बनाए रखना ही स्वास्थ्य माना गया है, चाहे वह श्वास का प्रवाह हो, ऊर्जा का प्रवाह हो या विचारों का प्रवाह। योगानंदा ने श्वास पर विशेष जोर देते हुए कहा था कि जब श्वास सहज होती है तो विचार भी सहज हो जाते हैं, और रात में पेट का हल्का होना श्वास को सहज बनाने की पहली शर्तों में से एक है। इसलिए यह पत्ता केवल पाचन से नहीं बल्कि श्वास और चेतना से भी जुड़ जाता है। साधक जब इसे अपनी रात की दिनचर्या में शामिल करता है तो वह धीरे धीरे अनुभव करता है कि उसकी श्वास सोते समय अधिक गहरी और शांत हो रही है, स्वप्न कम उथल पुथल वाले हो रहे हैं, और नींद के बाद मन में अजीब सी स्पष्टता महसूस होने लगी है। यौगिक ग्रंथों में कहा गया है कि स्पष्ट मन ही आत्मा का दर्पण होता है, और योगानंदा ने इसी को आत्मबोध की पहली सीढ़ी बताया। आज की आधुनिक जीवन शैली में हम स्पष्टता को बाहर खोजते हैं, अधिक जानकारी, अधिक प्रेरणा,
अधिक तकनीक। लेकिन यौगिक दृष्टि कहती है कि स्पष्टता भीतर से आती है, और भीतर तभी आती है जब शरीर पर बोझ न हो। यही कारण है कि यह पत्ता धीरे धीरे साधक के जीवन में अनुशासन का बीज बोता है। यह उसे सिखाता है कि हर रात स्वयं को हल्का करना केवल शरीर के लिए नहीं, बल्कि मन और चेतना के लिए भी आवश्यक है। योगानंदा ने कहा था कि जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को शुद्ध करता है, उसे बड़े शुद्धिकरण की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। और यही दर्शन इस परंपरा में दिखाई देता है। यह कोई कठोर तपस्या नहीं, बल्कि कोमल अनुशासन है। साधक इसे भय से नहीं, बल्कि समझ से अपनाता है, क्योंकि यौगिक मार्ग में भय से किया गया कोई भी कार्य चेतना को संकुचित करता है, जबकि समझ से किया गया कार्य चेतना को विस्तार देता है। इस पत्ते का उपयोग भी उसी विस्तार की दिशा में एक छोटा कदम है। जैसे जैसे साधक इसे अपनाता है, वह महसूस करता है कि उसका दिन अधिक संतुलित हो रहा है, क्रोध कम हो रहा है, प्रतिक्रियाएं धीमी हो रही है, और निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं। योगानंदा के अनुसार यही संकेत है कि जीवन सही दिशा में प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि जब भीतर अव्यवस्था कम होती है, तो बाहर के हालात भी हमें कम विचलित करते हैं। यौगिक परंपरा में इसे स्थिर बुद्धि कहा गया है, और स्थिर बुद्धि बिना शुद्ध जीवन शैली के संभव नहीं। इस 7वें भाग का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहां साधक ये समझने लगता है कि पेट की शुद्धि कोई अलग लक्ष्य नहीं, बल्कि साधना का सहायक चरण है। यह उसे ध्यान, भक्ति और आत्मचिंतन के लिए तैयार करता है। जब रात में शरीर हल्का होता है, तो सुबह उठते ही मन अधिक शांत और सजग रहता है, और यही सजगता पूरे दिन के कर्मों को बदल देती है। योगानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति सुबह कैसे उठता है, वही उसके पूरे दिन की दिशा तय करता है, और सुबह की गुणवत्ता रात की तैयारी पर निर्भर करती है। इसलिए यह पत्ता एक प्रकार से अगले दिन की चेतना की नींव रखता है। आधुनिक मनुष्य अक्सर इस सूक्ष्म संबंध को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन यौगिक दृष्टि में सूक्ष्म ही सबसे शक्तिशाली होता है। यह पत्ता उसी सूक्ष्म शक्ति का प्रतीक है जो बिना शोर किए, बिना दावा किए धीरे धीरे जीवन में परिवर्तन लाता है। इस भाग का सार यही है कि जब साधक रात में शरीर को हल्का रखने की कला सीख लेता है, तब वह केवल बेहतर नींद नहीं, बल्कि बेहतर जीवन की ओर बढ़ने लगता है। क्योंकि योग केवल आसनों या ध्यान का नाम नहीं, बल्कि हर उस क्रिया का नाम है जो हमें संतुलन की ओर ले जाए। और यही परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का गहरा संदेश भी है। छोटे छोटे अनुशासनों से ही आत्मा का मार्ग प्रशस्त होता है, और जो व्यक्ति इन छोटे संकेतों को समझ लेता है, उसके लिए जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है। जब साधक इस यात्रा में और आगे बढ़ता है, तो उसके भीतर एक बहुत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन घटित होने लगता है। वह यह महसूस करता है कि अब शरीर केवल आदतों से नहीं, बल्कि समझ से संचालित हो रहा है। परमहंस योगानंद ने इसे जागरूक जीवन कहा था, जहां मनुष्य अनजाने में नहीं, बल्कि चेतना के साथ जीना शुरू करता है। यौगिक दृष्टि से यही वह अवस्था है जहां साधना केवल अभ्यास नहीं रहती, बल्कि स्वभाव बन जाती है, और रात की दिनचर्या इस स्वभाव का सबसे सटीक प्रतिबिंब होती है। क्योंकि दिन में हम बहुत कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन रात में वही सामने आता है जो वास्तव में भीतर है। यदि रात में बेचैनी है, भारीपन है और नींद टूट टूट कर आती है, तो योगियों के अनुसार यह संकेत है कि जीवन में कहीं ना कहीं असंतुलन बना हुआ है। योगानंदा कहते थे कि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, वह हर असंतुलन का संकेत पहले देता है, बस हम उसे सुनना नहीं चाहते। और जिस पत्ते की यह पूरी परंपरा जुड़ी है, वह शरीर की उसी भाषा को सुनने का माध्यम बनती है। यह पत्ता साधक को कोई आदेश नहीं देता, बल्कि एक मौन संवाद स्थापित करता है, जैसे शरीर कह रहा हो कि अब मुझे सहयोग दो, मुझे लड़ने मत दो। यौगिक दर्शन में यही सहयोग सबसे बड़ा उपचार माना गया है, क्योंकि संघर्ष से पैदा हुई ऊर्जा कभी भी शांति नहीं दे सकती। इसीलिए प्राचीन साधकों ने कभी शरीर के साथ युद्ध नहीं किया, बल्कि उसके साथ मित्रता स्थापित की। रात में शरीर को हल्का रखने की परंपरा उसी मित्रता की अभिव्यक्ति है। यह पत्ता उस मित्रता को निभाने का एक छोटा सा लेकिन गहरा तरीका बन जाता है। योगानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति शरीर को मित्र बना लेता है,
उसके लिए साधना बोझ नहीं, बल्कि आनंद बन जाती है। और यही आनंद साधक को निरंतरता देता है। इस 8वें भाग में यह समझ और स्पष्ट होती है कि पेट की शुद्धि केवल खाली होने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि चेतना के लिए स्थान बनाने की प्रक्रिया है। यौगिक दृष्टि से चेतना तभी विस्तार कर सकती है जब भीतर जगह हो, और जगह तभी बनती है जब अनावश्यक चीजें बाहर जाती हैं। चाहे वे भोजन के अवशेष हो, विचारों का बोझ हो, या भावनाओं का जमाव। योगानंदा ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करने के लिए पहले भीतर की भीड़ को कम करना पड़ता है, और यह भीड़ केवल मन में नहीं, बल्कि शरीर में भी होती है। इसलिए यह पत्ता एक प्रतीक बन जाता है, भीड़ कम करने का, गति को धीमा करने का, और जीवन को सरल बनाने का। आधुनिक मनुष्य सरलता से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि सरल जीवन में कुछ कमी रह जाएगी। लेकिन यौगिक दृष्टि कहती है कि जहां सरलता है वही गहराई है, और जहां गहराई है वही संतोष है। साधक जब इस पत्ते को अपनी रात की दिनचर्या में शामिल करता है, तो वह धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी जरूरतें कम हो रही हैं, उसकी प्रतिक्रियाएं कम तीव्र हो रही है, और उसकी चेतना अधिक स्थिर हो रही है। योगानंदा के अनुसार स्थिर चेतना ही आत्मिक विकास की पहचान है, क्योंकि जो चेतना हर छोटी बात से हिल जाती है, वह कभी गहराई में नहीं जा सकती। इसीलिए यौगिक परंपरा में स्थिरता को स्वास्थ्य से भी ऊपर रखा गया है। यह पत्ता उसी स्थिरता की दिशा में एक छोटा लेकिन निर्णायक कदम बन जाता है। साधक इसे लेते समय यह अपेक्षा नहीं करता कि सब कुछ तुरंत बदल जाएगा, बल्कि वह केवल इतना जानता है कि वह प्रकृति के साथ तालमेल बिठा रहा है, और यही तालमेल सबसे बड़ा परिवर्तन लाता है। योगानंदा कहते थे कि जब तुम सही दिशा में चलने लगते हो, तो परिणाम अपने आप पीछे पीछे आते हैं। इसलिए इस पत्ते का प्रभाव भी पहले भीतर दिखाई देता है, बाहर बाद में। पहले मन हल्का होता है, फिर शरीर, और अंततः जीवन। यौगिक दृष्टि से यही क्रम प्राकृतिक है। जो लोग इस क्रम को उल्टा करना चाहते हैं, वे अक्सर निराश हो जाते हैं, लेकिन जो धैर्य रखते हैं, वे गहराई तक पहुंचते हैं। इस 8वें भाग का सार यही है कि रात में शरीर को हल्का रखने की यह परंपरा हमें धैर्य सिखाती है। यह हमें यह समझ देती है कि जीवन कोई दौड़ नहीं, बल्कि एक लय है, और जो व्यक्ति उस लय को समझ लेता है, वह संघर्ष से मुक्त हो जाता है। योगानंदा ने अपने पूरे जीवन में इसी लय का प्रचार किया, ईश्वर के साथ, प्रकृति के साथ, और स्वयं के साथ तालमेल। यह पत्ता उसी तालमेल का एक मौन संकेत है। यह हमें याद दिलाता है कि आत्मिक उन्नति किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोज लिए गए छोटे छोटे सही कदमों से होती है। और जब ये छोटे कदम रात की शांति में लिए जाते हैं, तो उनका प्रभाव और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि रात चेतना को ग्रहणशील बना देती है। इसीलिए यौगिक परंपरा में रात को जो बीज बोया जाता है, वही दिन में फल देता है। और यही कारण है कि जो साधक रात की शुद्धि को समझ लेता है, वह दिन की साधना में स्वतः आगे बढ़ जाता है। आने वाले भागों में हम और अधिक गहराई से देखेंगे कि यह यौगिक दृष्टि कैसे धीरे धीरे पूरे जीवन को रूपांतरित कर देती है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि रात में शरीर को हल्का करना केवल एक आदत नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार का निमंत्रण है। और यही परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का वह मौन रहस्य है, जो शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभव से प्रकट होता है। जब साधक इस निरंतर अभ्यास में स्थिर होने लगता है, तब उसके भीतर एक और गहरी समझ जन्म लेती है कि वास्तविक शुद्धि केवल शरीर के स्तर पर घटित नहीं होती, बल्कि चेतना के स्तर पर आकार लेती है। परमहंस योगानंदा ने इसे भीतरी स्वच्छता कहा था, जहां व्यक्ति केवल पेट के भारीपन से ही नहीं, बल्कि विचारों के बोझ से भी मुक्त होने लगता है। यौगिक दृष्टि से यह अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यही से मनुष्य प्रतिक्रियाओं के जीवन से उत्तरदायित्व के जीवन की ओर बढ़ता है। रात की दिनचर्या इस परिवर्तन का सबसे सूक्ष्म लेकिन सटीक संकेतक होती है, क्योंकि दिन में हम अनेक भूमिकाएं निभाते हैं, लेकिन रात में कोई भूमिका नहीं बचती। तब केवल वही सामने आता है जो भीतर वास्तव में जमा है। यदि रात में शरीर असहज है, नींद टूटती है, या मन बार बार भटकता है,
तो यह यौगिक संकेत है कि भीतर अभी भी बहुत कुछ पकड़ा हुआ है। योगानंदा कहते थे कि जो पकड़े रहता है वह मुक्त नहीं हो सकता, और जो मुक्त नहीं हो सकता वह ईश्वर को कैसे अनुभव करेगा। इसी कारण योगियों ने रात को छोड़ने की साधना बनाया, और जिस पत्ते की परंपरा हम समझ रहे हैं वह इसी छोड़ने की साधना का एक शांत माध्यम बन गई। यह पत्ता साधक को यह स्मरण कराता है कि जीवन केवल जोड़ने से नहीं बल्कि घटाने से भी आगे बढ़ता है। यौगिक दर्शन में घटाना कोई कमी नहीं बल्कि परिष्कार माना गया है। जैसे मूर्तिकार पत्थर से अनावश्यक अंश हटाकर मूर्ति प्रकट करता है, वैसे ही साधक रात में शरीर से अनावश्यक भार हटाकर चेतना को प्रकट होने का अवसर देता है। योगानंदा ने इस प्रक्रिया को अदृश्य साधना कहा था, क्योंकि बाहर से देखने पर कुछ विशेष दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर गहरा परिवर्तन घटित हो रहा होता है। आज की दुनिया दृश्य परिणामों की भूखी है, इसलिए वह इस सूक्ष्म साधना को महत्व नहीं देती, लेकिन यौगिक दृष्टि में सूक्ष्म ही सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि वही स्थायी परिवर्तन लाता है। इस पत्ते का उपयोग भी इसी सूक्ष्मता का अभ्यास है। साधक इसे लेते समय यह नहीं पूछता कि इससे उसे क्या मिलेगा, बल्कि यह समझता है कि वह किस बोझ को छोड़ने के लिए तैयार हो रहा है। योगानंदा कहते थे कि प्रश्न क्या मिलेगा का नहीं बल्कि क्या छूटेगा का होना चाहिए, क्योंकि आत्मा तक पहुंचने का मार्ग प्राप्ति से नहीं बल्कि त्याग से होकर जाता है। रात में शरीर को हल्का करना इसी त्याग का पहला अभ्यास है। यौगिक मान्यता के अनुसार जब शरीर छोड़ना सीखता है तो मन भी छोड़ना सीखता है, और जब मन छोड़ना सीखता है तो चेतना स्वतः ही विस्तार करने लगती है। यही कारण है कि जो साधक इस परंपरा को अपनाते हैं वे धीरे धीरे यह अनुभव करते हैं कि उनकी चिंताएं कम हो रही है, प्रतिक्रियाएं धीमी हो रही है और निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं। योगानंदा ने इसे चेतना का परिपक्व होना कहा है, जहां व्यक्ति हर बात पर उलझने के बजाय साक्षी भाव में रहने लगता है, और यह साक्षी भाव बिना शुद्ध जीवन शैली के संभव नहीं। इस 9वें भाग में यह बात और स्पष्ट होती है कि पेट की शुद्धि और मन की शांति अलग अलग लक्ष्य नहीं बल्कि एक ही यात्रा के 2 पड़ाव है। जब रात में शरीर हल्का होता है तो सुबह का मन स्वतः ही शांत और जागृत होता है, और यही जागृति दिन भर के कर्मों को बदल देती है। यौगिक दृष्टि से यही कर्म योग की नींव है, जहां व्यक्ति बिना बोझ के कर्म करता है और बिना आसक्ति के फल छोड़ देता है। योगानंदा ने इसी अवस्था को आनंद में कर्म कहा था, जो केवल उसी को उपलब्ध होती है जिसका जीवन भीतर से व्यवस्थित हो। इस पत्ते की परंपरा उस व्यवस्थित जीवन की ओर एक छोटा लेकिन निर्णायक कदम है। यह साधक को यह सिखाती है कि जीवन की गुणवत्ता छोटे छोटे निर्णयों से बनती है, जैसे रात को क्या और कैसे लिया जाए, कब सोया जाए, किस भावना के साथ दिन को विदा किया जाए। आधुनिक मनुष्य इन बातों को साधारण समझकर अनदेखा कर देता है, लेकिन यौगिक परंपरा में साधारण ही असाधारण होता है, क्योंकि वही रोज दोहराया जाता है और वही अंततः स्वभाव बन जाता है। योगानंदा कहते थे कि स्वभाव ही भाग्य बनता है, और यदि स्वभाव अव्यवस्थित है तो भाग्य भी अव्यवस्थित होगा। इसलिए यह पत्ता केवल एक रात का उपाय नहीं बल्कि स्वभाव निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। जब साधक इसे निरंतर अपनाता है तो वह यह अनुभव करता है कि उसका जीवन कम बिखरा हुआ है, उसकी ऊर्जा अधिक केंद्रित है और उसकी चेतना अधिक स्थिर है। यौगिक दृष्टि से यही स्थिरता आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मापदंड है, न कि बाहरी चमत्कार या अनुभवों की संख्या। इस 9वें भाग का गहरा संदेश यही है कि रात की शुद्धि हमें जीवन की प्राथमिकताएं सिखाती है। यह हमें यह समझने में सहायता करती है कि क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक, और जैसे जैसे यह समझ गहरी होती जाती है वैसे वैसे जीवन अपने आप सरल, शांत और अर्थपूर्ण बनता जाता है। योगानंदा ने अपने जीवन से यही उदाहरण दिया कि जब जीवन भीतर से सरल हो जाता है तो ईश्वर की उपस्थिति स्वयं स्पष्ट होने लगती है। इसीलिए उन्होंने कभी जटिल विधियों पर नहीं बल्कि सरल अनुशासन पर जोर दिया। यह पत्ता उसी सरल अनुशासन का एक मौन प्रतिनिधि है, जो बिना किसी शोर के साधक को भीतर की यात्रा पर आगे बढ़ाता है।
आने वाले भागों में हम और गहराई से देखेंगे कि यह यौगिक दृष्टि कैसे धीरे धीरे व्यक्ति के संबंधों, निर्णयों और जीवन के उद्देश्य तक को प्रभावित करती है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि रात में शरीर को हल्का करने की यह परंपरा केवल पेट की नहीं, बल्कि पूरे जीवन की सफाई का प्रारंभ है। और यही परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का वह सूक्ष्म सत्य है जो समय के साथ और भी अधिक प्रासंगिक होता चला जाता है। जब साधक इस यात्रा में और आगे बढ़ता है, तब वह यह अनुभव करने लगता है कि रात की यह साधना केवल शरीर और मन को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे जीवन के दृष्टिकोण को धीरे धीरे रूपांतरित कर रही है। क्योंकि यौगिक परंपरा में कहा गया है कि जैसा अंत होता है वैसी ही अगली शुरुआत होती है, और रात जीवन का एक छोटा अंत है तथा सुबह एक नई शुरुआत। परमहंस योगानंद ने इसी सत्य को बहुत सरल शब्दों में कहा था कि जो व्यक्ति अपनी रात को पवित्र बना लेता है, उसकी सुबह अपने आप दिव्य हो जाती है, और दिव्य सुबह पूरे दिन को दिशा दे देती है। आधुनिक मनुष्य सुबह को बदलने की कोशिश करता है, अलार्म, कॉफी, प्रेरक वीडियो, लेकिन यौगिक साधक रात को बदलता है। क्योंकि यौगिक दृष्टि में जड़ को बदला जाए तो शाखाएं अपने आप बदल जाती है। इस पत्ते की साधना भी उसी जड़ पर कार्य करती है। यह साधक को सिखाती है कि नियंत्रण बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब रात में शरीर हल्का होता है तो मन भी अपने विचारों को कसकर पकड़ना छोड़ देता है, और यही वह क्षण होता है जहां भीतर मौन जन्म लेता है। योगानंद मौन को सबसे बड़ी शक्ति मानते थे। वे कहते थे कि ईश्वर शोर में नहीं, बल्कि उस अंतराल में बोलता है जहां मन थककर चुप हो जाता है, और यह चुप्पी बिना शुद्ध दिनचर्या के संभव नहीं। इसीलिए योगियों ने भोजन, निद्रा और विश्राम को साधना का हिस्सा बनाया, न कि साधना से अलग कोई क्रिया। साधक जब इस पत्ते को अपनाता है तो वह अनजाने में अपने जीवन में अनुशासन की एक सूक्ष्म रेखा खींच देता है। यह रेखा उसे यह याद दिलाती है कि अब दिन समाप्त हो रहा है, अब जोड़ने का नहीं छोड़ने का समय है। यही छोड़ने की भावना धीरे धीरे उसके स्वभाव में उतरने लगती है, और फिर वह केवल भोजन ही नहीं, बल्कि अनावश्यक बहस, बेकार चिंताएं और पुराने मानसिक बोझ भी छोड़ने लगता है। योगानंद ने इसे आंतरिक उपवास कहा था, जहां व्यक्ति केवल पेट से नहीं, बल्कि मन से भी अनावश्यक चीजों को बाहर निकालता है। इस अवस्था में साधक यह महसूस करता है कि उसके भीतर ऊर्जा का प्रवाह अधिक स्वाभाविक हो गया है। यौगिक भाषा में इसे प्राण का संतुलन कहा जाता है। जब प्राण संतुलित होता है तो व्यक्ति बिना प्रयास के शांत रहता है। उसे शांत रहने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। यही कारण है कि जो लोग इस साधना को अपनाते हैं, वे ये कहते हैं कि उन्हें अब छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता। उनकी प्रतिक्रियाएं धीमी हो गई हैं, और यह धीमापन यौगिक दृष्टि से कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। योगानंद कहते थे कि जो तुरंत प्रतिक्रिया करता है वह अभी भी बाहरी परिस्थितियों का गुलाम है, और जो प्रतिक्रिया से पहले ठहर सकता है वही स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है। रात की यह शुद्धि उसी ठहराव की पहली शिक्षा देती है, क्योंकि जब शरीर शांत होता है तो मन भी ठहरना सीखता है, और जब मन ठहरना सीखता है तो चेतना में गहराई आती है। इस गहराई में साधक पहली बार यह अनुभव करता है कि खुशी बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है, और यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक यात्रा वास्तव में शुरू होती है। क्योंकि तब साधक बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रहता। वह जान लेता है कि शांति किसी लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं, बल्कि सही जीवन प्रवाह से आती है। योगानंद ने इसे जीवन के साथ तालमेल कहा था, जहां व्यक्ति जीवन के विरुद्ध नहीं, बल्कि जीवन के साथ बहता है। इस पत्ते की साधना उसी तालमेल का एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। यह साधक को प्रकृति की लय के साथ जोड़ती है। दिन में सक्रियता, रात में विश्राम और भीतर की सफाई। आज की कृत्रिम जीवन शैली ने इस लय को तोड़ दिया है, और इसी टूटन का परिणाम है मानसिक तनाव, अनिद्रा और असंतोष। यौगिक साधक इस टूटन को सुधारने के लिए बड़े परिवर्तन नहीं करता, वह छोटे, निरंतर और सटीक परिवर्तन करता है, जैसे रात की यह साधना। और यही छोटे परिवर्तन समय के साथ बड़े रूपांतरण का कारण बनते हैं।
योगानंद अपने शिष्यों को यही सिखाते थे कि आध्यात्मिक जीवन कोई नाटकीय छलांग नहीं, बल्कि शांत निरंतरता है। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सही दिशा में चलता है, वही अंततः गंतव्य तक पहुंचता है। इस 10वें भाग का सार यही है कि रात की यह प्रक्रिया साधक को धैर्य सिखाती है। उसे यह समझाती है कि परिवर्तन तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से होता है, और जो निश्चित है वही स्थायी है। जब साधक इस दृष्टि से जीवन को देखने लगता है, तो उसकी अधीरता समाप्त होने लगती है। वह परिणामों के पीछे भागना छोड़ देता है और प्रक्रिया में विश्वास करने लगता है। यही विश्वास उसे भीतर से मजबूत बनाता है। यौगिक परंपरा में इसे श्रद्धा कहा गया है, जो किसी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि जीवन के प्राकृतिक नियमों पर आधारित होती है। इस श्रद्धा के साथ साधक जब हर रात अपने शरीर और मन को हल्का करता है, तो वह अनजाने में अपने भीतर एक ऐसा स्थान बना रहा होता है जहां शांति टिक सकती है। और जहां शांति टिक जाती है, वहां आनंद का आना निश्चित है। योगानंदा कहते थे कि आनंद कोई विशेष अनुभव नहीं, बल्कि हमारी प्राकृतिक अवस्था है। बस हमने उस पर बहुत सारा बोझ डाल दिया है। रात की यह साधना उस बोझ को धीरे धीरे हटाने की प्रक्रिया है। और जैसे जैसे बोझ हटता है, वैसे वैसे साधक को यह एहसास होता है कि वह जीवन से लड़ नहीं रहा, बल्कि जीवन को समझ रहा है। यही समझ उसे करुणामय बनाती है, पहले स्वयं के प्रति और फिर दूसरों के प्रति। और करुणा यौगिक जीवन का स्वाभाविक परिणाम है। इसे किसी नैतिक आदेश से पैदा नहीं किया जा सकता। यह केवल भीतर की शुद्धि से उत्पन्न होती है। इसीलिए यह पत्ता केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य या शांति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि साधक के व्यवहार, संबंधों और दृष्टि को भी प्रभावित करता है। इस 10वें भाग में यही स्पष्ट होता है कि यौगिक साधना कभी एक आयाम तक सीमित नहीं रहती। वह शरीर से शुरू होकर मन और चेतना तक जाती है। जब साधक इस निरंतर साधना में और अधिक स्थिर होता चला जाता है, तब उसके भीतर एक अत्यंत सूक्ष्म लेकिन निर्णायक परिवर्तन घटित होने लगता है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, पर अनुभव में अत्यंत स्पष्ट। यह वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति को पहली बार यह समझ आने लगती है कि जीवन की अधिकांश थकान शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती है। और रात की यह शुद्धि केवल पेट के स्तर पर नहीं, बल्कि अवचेतन मन के स्तर पर भी काम कर रही होती है। परमहंसा योगानंदा ने अवचेतन मन को जीवन की जड़ कहा था, जहां वर्षों की स्मृतियां में भय, इच्छाएं और अधूरी भावनाएं जमा रहती हैं। और यौगिक दृष्टि में यदि जड़ अशुद्ध है, तो ऊपर दिखाई देने वाला जीवन कभी स्थिर नहीं हो सकता। यही कारण है कि साधक जब इस पत्ते की साधना को लंबे समय तक अपनाता है, तो वह अनुभव करता है कि उसकी नींद केवल गहरी ही नहीं, बल्कि अधिक शुद्ध हो गई है, क्योंकि अब अवचेतन में हलचल कम होने लगती है। रात का समय अवचेतन की सफाई का समय होता है, और यदि शरीर भारी है, तो अवचेतन भी भारी रहता है। योगानंदा कहते थे कि नींद ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, लेकिन मनुष्य उसे बोझ के साथ ग्रहण करता है। इसलिए उसे विश्राम नहीं, बल्कि केवल बेहोशी मिलती है। इस साधना के माध्यम से साधक धीरे धीरे उस बेहोशी से बाहर आकर सचेत विश्राम की अवस्था की ओर बढ़ता है, जहां नींद भी साधना बन जाती है। यौगिक ग्रंथों में इसे योग निद्रा की प्रारंभिक अवस्था कहा गया है, जहां शरीर सोता है, लेकिन चेतना भीतर जागरूक बनी रहती है। यह अवस्था बिना शुद्ध दिनचर्या के असंभव है, और यही कारण है कि योगियों ने रात के समय को अत्यंत पवित्र माना है। आधुनिक मनुष्य रात को केवल मनोरंजन या थकान मिटाने का समय समझता है, लेकिन यौगिक दृष्टि में रात भीतर उतरने का द्वार है। और इस द्वार पर यदि शरीर और मन अशांत है, तो भीतर उतरना संभव नहीं। इस पत्ते की परंपरा उस द्वार को साफ करने का एक सरल साधन बन जाती है। साधक जब इसे अपनाता है, तो वह अनजाने में अपने जीवन में एक विराम चिन्ह लगाता है। यह विराम उसे यह सिखाता है कि हर दिन को कैसे समाप्त किया जाए, क्योंकि जो व्यक्ति दिन को सही ढंग से समाप्त नहीं कर पाता, वह जीवन को भी सही ढंग से नहीं जी पाता। योगानंदा ने कहा था कि मृत्यु भी एक रात की तरह ही है, और जो व्यक्ति हर रात को जागरूकता से पूरा करता है, वह मृत्यु से भी भयमुक्त हो जाता है। इस दृष्टि से देखें
तो यह साधना केवल स्वास्थ्य या शांति की नहीं, बल्कि भय से मुक्ति की भी तैयारी है। साधक धीरे धीरे यह अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर अनावश्यक डर कम हो रहे हैं, भविष्य की चिंता ढीली पड़ रही है और वर्तमान में टिकने की क्षमता बढ़ रही है। यौगिक दृष्टि में वर्तमान में टिकना ही वास्तविक स्वतंत्रता है, क्योंकि अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना, और इन दोनों के बीच फंसा मन कभी शांत नहीं हो सकता। रात की यह साधना मन को वर्तमान में लाने का अभ्यास बन जाती है, क्योंकि जब शरीर हल्का होता है तो मन भी क्षण में टिकना सीखता है। योगानंदा कहते थे कि जो व्यक्ति वर्तमान में रहना सीख लेता है वही ईश्वर के सबसे निकट होता है, क्योंकि ईश्वर कभी अतीत या भविष्य में नहीं होता, वह सदा अभी में होता है। इस 11वें भाग में यह और स्पष्ट होता है कि यह पत्ता साधक को केवल एक आदत नहीं, बल्कि एक दृष्टि प्रदान करता है। यह दृष्टि उसे यह समझने में सहायता करती है कि जीवन की गुणवत्ता बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि भीतर की स्वच्छता से तय होती है। साधक जब इस दृष्टि से जीना शुरू करता है तो वह शिकायत करना छोड़ देता है, क्योंकि वह जान लेता है कि अधिकांश कष्ट उसके भीतर की अव्यवस्था से उत्पन्न हो रहे हैं, और यह स्वीकार ही परिवर्तन की शुरुआत है। यौगिक परंपरा में इसे स्वीकृति कहा गया है, जहां व्यक्ति जीवन से लड़ने के बजाय उसे समझने लगता है। इस समझ के साथ साधक अपने भोजन, विचार, संगति और समय के प्रति अधिक सजग हो जाता है, क्योंकि अब उसे यह स्पष्ट दिखने लगता है कि हर छोटी चीज उसके भीतर प्रभाव डाल रही है। योगानंदा ने इसे चेतन जीवन कहा था, जहां व्यक्ति यांत्रिक नहीं बल्कि जागरूक होकर जीता है। रात की यह साधना चेतन जीवन की नींव रखती है, क्योंकि यह साधक को दिन के अंत में रुक कर देखने का अवसर देती है कि उसने क्या ग्रहण किया और क्या छोड़ने की आवश्यकता है। यह आत्मनिरीक्षण धीरे धीरे साधक को अधिक ईमानदार बनाता है, पहले स्वयं के प्रति और फिर संसार के प्रति। और यह ईमानदारी यौगिक जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। बिना इसके साधना केवल बाहरी प्रदर्शन बनकर रह जाती है। इस 11वें भाग का सार यही है कि यह साधना साधक को भीतर की यात्रा के लिए तैयार करती है। यह उसे यह सिखाती है कि भीतर उतरने के लिए किसी विशेष अनुभव या चमत्कार की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक साफ शरीर, शांत मन और ईमानदार दृष्टि ही पर्याप्त है। जैसे जैसे साधक इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, वह यह अनुभव करता है कि जीवन अब बोझ नहीं, बल्कि एक प्रवाह बन गया है, और वह इस प्रवाह में प्रतिरोध नहीं, बल्कि सहभागिता कर रहा है। योगानंदा कहते थे कि जब व्यक्ति जीवन के साथ बहना सीख लेता है, तब जीवन स्वयं उसे वहां पहुंचा देता है जहां उसे पहुंचना चाहिए। इस प्रवाह में साधक को यह भी अनुभव होता है कि उसकी करुणा गहरी हो रही है। वह दूसरों के दोष देखने के बजाय उनके संघर्ष देखने लगता है, और यही करुणा आध्यात्मिक परिपक्वता का संकेत है। यह करुणा किसी उपदेश से नहीं, बल्कि भीतर की शुद्धि से जन्म लेती है, और यही शुद्धि इस साधना का वास्तविक उद्देश्य है। इसीलिए यह पत्ता केवल शरीर की नहीं, बल्कि चेतना की सफाई का प्रतीक बन जाता है। आने वाले अगले भागों में हम देखेंगे कि यह चेतना की शुद्धि साधक के उद्देश्य, कर्म और आत्मबोध को कैसे और अधिक स्पष्ट करती है। लेकिन इस 11वें भाग में इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि रात की यह साधना साधक को धीरे धीरे भय, भ्रम और असंतोष से मुक्त कर रही है, और यही मुक्ति परमहंसा योगानंदा की शिक्षाओं का मूल संदेश है कि जीवन का उद्देश्य बाहर कुछ पाना नहीं, बल्कि भीतर से मुक्त होना है। जब साधक इस मार्ग पर और अधिक गहराई से चलता है, तो वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्य को अनुभव करने लगता है कि जीवन की वास्तविक अव्यवस्था बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की असंतुलित ऊर्जा में छिपी होती है, और यह असंतुलन दिन भर की भागदौड़, अधूरी इच्छाओं और दबे हुए विचारों के रूप में जमा होता रहता है। परमहंसा योगानंदा ने इसे ऊर्जा का बिखराव कहा था, जहां व्यक्ति बहुत कुछ करता है लेकिन कहीं भी पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं होता। यही कारण है कि आधुनिक मनुष्य के पास सुविधाएं अधिक है, लेकिन शांति कम, जानकारी अधिक है लेकिन समझ कम, और रात की यह साधना इसी बिखराव को धीरे धीरे समेटने का कार्य करती है।
जब साधक सोने से पहले शरीर को हल्का करने की यह प्रक्रिया अपनाता है, तो वह अनजाने में दिन भर की मानसिक दौड़ को भी विराम देता है। यह विराम यौगिक दृष्टि से अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि इसी क्षण चेतना स्वयं को पुनः केंद्रित करने लगती है। योगानंदा कहते थे कि चेतना जब केंद्र में लौटती है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है, अन्यथा जीवन केवल शोर बनकर रह जाता है। इस 12वें भाग में यह स्पष्ट होता है कि यह साधना साधक को केवल शांत नहीं बनाती, बल्कि उसे जागरूक भी बनाती है, क्योंकि शांत मन ही वास्तविक जागरूकता का आधार होता है। अशांत मन कभी सचेत नहीं हो सकता, वह केवल प्रतिक्रियाशील होता है, और प्रतिक्रियाशील जीवन कभी मुक्त नहीं हो सकता। यौगिक परंपरा में मुक्ति का अर्थ कहीं भाग जाना नहीं, बल्कि भीतर स्थिर हो जाना है, और रात की यह साधना उसी स्थिरता का अभ्यास बन जाती है। साधक धीरे धीरे यह अनुभव करता है कि अब उसे हर चीज पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि भीतर एक भरोसा जन्म लेने लगता है कि जीवन स्वयं अपना संतुलन जानता है। योगानंदा ने इसे ईश्वर में विश्वास नहीं, बल्कि जीवन के नियमों में समझ कहा था, जहां व्यक्ति अंधी आस्था नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर भरोसा करता है। यह भरोसा तब पैदा होता है जब शरीर, मन और श्वास एक लय में आ जाते हैं, और यह लय बिना रात की शुद्धि के संभव नहीं। इस साधना के साथ साधक यह भी देखता है कि उसके सपनों की प्रकृति बदलने लगी है। पहले जहां सपने अव्यवस्थित, डरावने या अत्यधिक सक्रिय होते थे, अब वे अधिक शांत, स्पष्ट और कभी-कभी अर्थपूर्ण होने लगते हैं। यौगिक दृष्टि में सपने अवचेतन की भाषा होते हैं, और जब अवचेतन साफ होने लगता है, तो सपने भी शुद्ध होने लगते हैं। योगानंदा कहते थे कि सपनों की शुद्धि चेतना की शुद्धि का संकेत है, क्योंकि वही मन जो दिन में विचार बनाता है, वही रात में स्वप्न रचता है। इस 12वें भाग में यह और गहराई से समझ आता है कि रात की यह साधना साधक को स्वयं से मिलने का अवसर देती है, क्योंकि दिन भर हम दूसरों के लिए जीते हैं, भूमिकाएं निभाते हैं, अपेक्षाएं पूरी करते हैं, लेकिन रात में कोई भूमिका नहीं बचती। तब केवल वही शेष रहता है जो हम वास्तव में हैं। और यदि उस क्षण शरीर भरी है, मन अशांत है, तो स्वयं से मिलना पीड़ादायक हो जाता है। इसलिए मनुष्य रात से बचता है, देर तक मोबाइल देखता है, शोर में डूबा रहता है, ताकि उसे स्वयं का सामना न करना पड़े। यौगिक साधक इसके विपरीत रात को अपनाता है। वह जानता है कि जो स्वयं से मिलने का साहस रखता है, वही जीवन से डर मुक्त हो सकता है। इस पत्ते की साधना उसी साहस को धीरे धीरे विकसित करती है, क्योंकि यह साधक को रात से भागने नहीं, बल्कि रात में उतरने का अभ्यास कराती है। और जैसे जैसे साधक इस उतरने में सहज होता जाता है, वैसे वैसे उसे यह अनुभूति होने लगती है कि भीतर कोई रिक्तता नहीं, बल्कि एक गहरी शांति है, जिसे वह पहले शोर से ढकता रहा था। योगानंदा ने इस शांति को आत्मा की उपस्थिति कहा था, जो सदा भीतर होती है, लेकिन अशांत जीवन शैली के कारण अनुभव में नहीं आती। इस 12वें भाग का मूल संदेश यही है कि यह साधना हमें कुछ नया नहीं देती, बल्कि जो पहले से है उसे प्रकट होने का अवसर देती है। यौगिक परंपरा में यही सबसे बड़ा परिवर्तन माना गया है, क्योंकि जो नया मिलता है वह एक दिन छिन जाता है, लेकिन जो भीतर से प्रकट होता है वह स्थायी होता है। साधक जब इस स्थायित्व को अनुभव करने लगता है, तो उसके जीवन की प्राथमिकताएं स्वतः बदलने लगती है। वह दिखावे की शांति के बजाय वास्तविक शांति चुनता है, तात्कालिक सुख के बजाय दीर्घकालिक संतुलन चुनता है, और यही चयन उसे भीड़ से अलग करता है। योगानंद कहते थे कि आध्यात्मिक व्यक्ति का मार्ग अकेला होता है, लेकिन वह कभी एकाकी नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर एक संगति जागृत हो जाती है। यह संगति किसी व्यक्ति की नहीं, बल्कि स्वयं के साथ तालमेल की होती है, और यह तालमेल बिना भीतर की सफाई के संभव नहीं। इस साधना के माध्यम से साधक यह भी समझने लगता है कि शरीर उसका शत्रु नहीं, बल्कि सहयोगी है, यदि उसे सही समय पर सही विश्राम और हल्कापन दिया जाए। आधुनिक मनुष्य शरीर से लड़ता है, उसे दबाता है, उसकी सुनता नहीं, और फिर उसके संकेतों से परेशान होता है। यौगिक साधक शरीर को सुनना सीखता है, और यह सुनना रात में सबसे स्पष्ट होता है, क्योंकि तब कोई बाहरी शोर नहीं होता। इस 12वें भाग में यही दृष्टि और स्पष्ट होती है कि योग कोई अभ्यास नहीं,
बल्कि जीवन को सुनने की कला है। और यह कला छोटे छोटे अनुशासनों से विकसित होती है। जैसे रात की यह साधना, यह साधक को यह सिखाती है कि हर दिन को कैसे पूर्णता के साथ समाप्त किया जाए। क्योंकि जो व्यक्ति दिन को अधूरा छोड़ देता है, वह जीवन को भी अधूरा जीता है। योगानंद ने कहा था कि पूर्णता किसी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ जीने का नाम है। और रात की यह साधना उसी पूर्णता की ओर एक शांत कदम है। इसीलिए इस 12वें भाग में यह समझना आवश्यक है कि यह प्रक्रिया किसी लक्ष्य को पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए है। और जब यह सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो जीवन स्वयं एक साधना बन जाता है, जहां हर श्वास, हर निद्रा और हर जागरण अर्थपूर्ण हो जाता है। आने वाले अगले भागों में हम और गहराई से देखेंगे कि यह साधना साधक के आत्मबोध और जीवन उद्देश्य को कैसे स्पष्ट करती है। लेकिन अभी के लिए इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि रात की यह शुद्धि साधक को स्वयं के सबसे निकट ले जा रही है। और यही पारमहंस योगानंद की शिक्षाओं का सबसे गहरा सार है कि जो स्वयं को जान लेता है, वही जीवन के रहस्य को समझ लेता है। जब साधक इस साधना की निरंतरता में और आगे बढ़ता है, तब उसके भीतर एक ऐसा सूक्ष्म परिवर्तन घटित होने लगता है जिसे वह स्वयं भी पहले पूरी तरह शब्दों में नहीं बांध पाता। लेकिन अनुभव के स्तर पर वह स्पष्ट रूप से जान लेता है कि अब उसका जीवन केवल आदतों का दोहराव नहीं रहा, बल्कि एक जागरूक यात्रा बन चुका है। परमहंस योगानंद ने इस अवस्था को जीवन का आध्यात्मिकरण कहा था, जहां साधना किसी अलग समय या स्थान की चीज नहीं रहती, बल्कि जीवन की प्रत्येक क्रिया में धीरे धीरे घुलने लगती है। रात की यह साधना उसी घुलन की प्रक्रिया को तेज करती है, क्योंकि जब दिन समाप्त होता है और संसार का शोर थमने लगता है, तब भीतर की आवाज पहली बार स्पष्ट सुनाई देती है। अधिकांश लोग इस आवाज से डरते हैं, क्योंकि यह उन्हें उनके अधूरेपन, असंतुलन और असत्य से परिचित कराती है। इसलिए वे रात को भी व्यस्त रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन यौगिक साधक इस आवाज से भागता नहीं, बल्कि उसे सुनना सीखता है। और यही सुनना उसे भीतर से परिपक्व बनाता है। इस पत्ते की साधना साधक को इस सुनने के लिए तैयार करती है, क्योंकि जब शरीर हल्का होता है तो मन भी कठोर नहीं रहता। और जब मन कठोर नहीं रहता तो सत्य उसे चोट नहीं पहुंचाता, बल्कि मुक्त करता है। योगानंद कहते थे कि सत्य कभी दुख नहीं देता। दुख हमारी जकड़न देती है, और जकड़न का पहला रूप शरीर में दिखाई देता है। इसीलिए यौगिक परंपरा ने शरीर को साधना का द्वार माना, न कि बाधा। इस 13वें भाग में यह और गहराई से स्पष्ट होता है कि साधक अब केवल शांति का अनुभव नहीं कर रहा, बल्कि अपने भीतर एक नई स्पष्टता भी महसूस कर रहा है। यह स्पष्टता उसे यह देखने में मदद करती है कि उसके जीवन में कौन सी चीजें ऊर्जा देती है और कौन सी केवल ऊर्जा लेती है। और यह समझ आते ही वह बिना संघर्ष के अनावश्यक चीजों से दूरी बनाने लगता है। यौगिक दृष्टि में यही वैराग्य है, जो किसी त्याग का नाम नहीं, बल्कि विवेक का परिणाम होता है। योगानंद ने कहा था कि सच्चा वैराग्य जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में सही चयन करना है। और सही चयन तभी संभव है जब भीतर शांति हो, अन्यथा मन भ्रम में ही निर्णय लेता है। रात की यह साधना उस भ्रम को धीरे धीरे साफ करती है। साधक यह भी अनुभव करता है कि अब उसे अपनी भावनाओं को दबाने की आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से संतुलित होने लगेगी है। पहले जहां क्रोध, उदासी या भय अचानक उभर आते थे, अब वे आने से पहले ही अपनी उपस्थिति का संकेत देने लगते हैं, और साधक उन्हें देखने लगता है, प्रतिक्रिया देने से पहले ठहरने लगता है। यौगिक परंपरा में इसे साक्षी भाव कहा गया है, जो ध्यान का ही एक रूप है। और यह साक्षी भाव बिना भीतर की शुद्धि के संभव नहीं। इस 13वें भाग में यह भी स्पष्ट होता है कि यह साधना साधक को अधिक जिम्मेदार बनाती है, क्योंकि अब वह अपने जीवन के लिए परिस्थितियों को दोष नहीं देता। वह जान लेता है कि उसका आंतरिक संतुलन ही उसके अनुभवों की गुणवत्ता तय कर रहा है। योगानंद कहते थे कि जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है, और विचारों की स्पष्टता शरीर और श्वास की स्पष्टता से जुड़ी होती है।
जब रात में शरीर हल्का और श्वास शांत होती है, तब विचार भी सहज रूप से स्पष्ट होने लगते हैं। इस स्पष्टता के साथ साधक अपने संबंधों में भी परिवर्तन महसूस करता है। वह अब दूसरों से कुछ पाने की अपेक्षा कम और कुछ देने की क्षमता अधिक महसूस करता है, क्योंकि भीतर की रिक्तता भरने की मजबूरी समाप्त होने लगती है। यौगिक दृष्टि में यही प्रेम की परिपक्व अवस्था है, जहां प्रेम किसी आवश्यकता से नहीं बल्कि पूर्णता से उत्पन्न होता है। योगानंदा ने प्रेम को आत्मा की स्वाभाविक सुगंध कहा था, जो तब प्रकट होती है जब भीतर का बोझ हट जाता है। इस पत्ते की साधना उस बोझ को हटाने की प्रक्रिया का एक छोटा लेकिन प्रभावशाली हिस्सा बन जाती है। साधक यह भी अनुभव करता है कि उसका समय के साथ संबंध बदल रहा है। पहले जहां समय की कमी का एहसास रहता था, अब समय अधिक उदार लगने लगता है, क्योंकि मन की भागदौड़ कम हो गई है। यौगिक दृष्टि में समय का अनुभव मन की गति से जुड़ा होता है। तेज मन को समय कम लगता है और शांत मन को समय पर्याप्त। रात की यह साधना मन की गति को धीमा करने का अभ्यास है, और यही धीमापन जीवन में गहराई लाता है। इस 13वें भाग में यह भी समझ आता है कि यह साधना साधक को विनम्र बनाती है, क्योंकि जब भीतर शांति आती है तो अहंकार को पकड़ने के लिए कोई ठोस आधार नहीं बचता। अहंकार शोर में पनपता है, मौन में नहीं, और रात का मौन इस अहंकार को धीरे धीरे घुला देता है। योगानंदा कहते थे कि अहंकार कोई शत्रु नहीं बल्कि एक गलत पहचान है, और सही पहचान तब उभरती है जब मन शांत हो। इस साधना के साथ साधक पहली बार यह महसूस करता है कि वह अपने विचार नहीं है, अपने डर नहीं है, बल्कि उन सब का साक्षी है, और यही अनुभूति आत्मबोध की ओर पहला वास्तविक कदम है। इस 13वें भाग का गहरा संदेश यही है कि रात की यह साधना साधक को धीरे धीरे आत्मा के निकट ले जा रही है। बिना किसी झोर जबरदस्ती के, बिना किसी दिखावे के, केवल सरल अनुशासन और जागरूकता के माध्यम से। यही परमहंस योगानंदा की शिक्षाओं की विशेषता रही है कि वे जटिल सिद्धांतों के बजाय सरल जीवन शैली पर बल देती है, क्योंकि वही स्थायी परिवर्तन ला सकती है। साधक जब इस मार्ग पर चलता रहता है तो वह यह अनुभव करता है कि अब जीवन उससे कुछ छीन नहीं रहा, बल्कि उसे परिपक्व कर रहा है। पहले जो कठिनाइयां बोझ लगती थीं, अब वे सीख बनकर सामने आती है, और यह दृष्टि परिवर्तन यौगिक साधना का स्वाभाविक परिणाम है। इस पत्ते की साधना उस दृष्टि परिवर्तन का एक आधार बन जाती है, क्योंकि यह साधक को हर रात यह स्मरण कराती है कि दिन समाप्त हो रहा है, सब कुछ छोड़ने का समय है, और जो छोड़ना सीख लेता है वही वास्तव में आगे बढ़ सकता है। योगानंदा ने कहा था कि जो व्यक्ति हर रात संसार को थोड़ी देर के लिए भी छोड़ सकता है, वही अंततः संसार में रहते हुए भी उससे मुक्त हो सकता है। इस 13वें भाग में यही स्वतंत्रता धीरे धीरे आकार ले रही है। साधक अब अपने जीवन का केंद्र बाहर नहीं बल्कि भीतर खोजने लगा है, और यही खोज उसे स्थिरता देती है। आने वाले अगले भागों में हम देखेंगे कि यह स्थिरता साधक के जीवन उद्देश्य और आत्म अनुभूति को कैसे और अधिक स्पष्ट करती है। लेकिन अभी के लिए इतना जान लेना पर्याप्त है कि रात की यह साधना साधक को केवल बेहतर जीवन नहीं बल्कि अधिक सच्चा जीवन जीना सिखा रही है। और यही परमहंस योगानंदा की शिक्षाओं का वह मौन सार है जो शब्दों से अधिक अनुभव में प्रकट होता है। जब साधक इस साधना की निरंतरता में और अधिक परिपक्व होता जाता है, तब उसके भीतर एक अत्यंत शांत लेकिन स्थायी परिवर्तन स्थापित होने लगता है। ऐसा परिवर्तन जो किसी भावनात्मक उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि एक स्थिर पृष्ठभूमि की तरह उसके जीवन में बना रहता है। परमहंस योगानंदा ने इसे आंतरिक आधार कहा था, जहां व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से जीवन को देखना शुरू करता है। इस अवस्था में साधक यह स्पष्ट अनुभव करता है कि रात की यह साधना अब केवल एक अभ्यास नहीं रही, बल्कि उसके जीवन की लय बन चुकी है। जैसे श्वास का आना जाना, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के। यह लय उसे यह सिखाती है कि जीवन में स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं बल्कि संतुलन है, क्योंकि संतुलन ही वह स्थिति है जहां ऊर्जा सही दिशा में बहती है। यौगिक दृष्टि में ऊर्जा का सही बहाव ही स्पष्टता, करुणा और विवेक को जन्म देता है।
इस 14वें भाग में यह गहराई से समझ में आता है कि साधक अब अपने भीतर होने वाले परिवर्तनों से डरता नहीं, बल्कि उन्हें देखने लगता है। पहले जहां बदलाव असुरक्षा पैदा करते थे, अब वे स्वाभाविक लगने लगे हैं, क्योंकि भीतर एक भरोसा जन्म ले चुका है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह जीवन की प्रक्रिया का हिस्सा है। योगानंदा कहते थे कि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वही शांति को स्थायी बना सकता है, और यह स्वीकार तभी संभव है जब भीतर प्रतिरोध कम हो। रात की यह साधना प्रतिरोध को पिघलाने का कार्य करती है, क्योंकि जब शरीर और मन दोनों विश्राम की स्थिति में आते हैं, तब अहंकार की पकड़ ढीली पड़ने लगती है, और अहंकार की पकड़ ढीली होते ही जीवन कम संघर्षपूर्ण और अधिक प्रवाही हो जाता है। साधक इस अवस्था में यह भी अनुभव करता है कि उसकी प्राथमिकताएं अब समाज द्वारा तय नहीं हो रही, बल्कि भीतर की समझ से निकल रही है। पहले जहां वह सफलता, मान्यता और तुलना के आधार पर अपने निर्णय लेता था, अब वह संतुलन, स्पष्टता और अर्थ के आधार पर चयन करने लगा है। यौगिक परंपरा में यही विवेक कहलाता है, जो ज्ञान से नहीं बल्कि अनुभव से जन्म लेता है। योगानंदा ने कहा था कि विवेक वह दीपक है जो साधक को अंधेरे में भी सही दिशा दिखाता है, और यह दीपक तभी जलता है जब भीतर अशांति का धुआं कम हो जाए। रात की यह साधना उस धुएं को धीरे धीरे साफ करती है। इस 14वें भाग में यह भी स्पष्ट होता है कि साधक अब समय के साथ लड़ नहीं रहा। वह जानता है कि हर प्रक्रिया का अपना समय होता है, और यही समझ उसे अधीरता से मुक्त करती है। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या यही अधीरता है, जहां व्यक्ति तुरंत परिणाम चाहता है और उसी जल्दी में अपने भीतर तनाव पैदा करता है। यौगिक साधक इसके विपरीत धैर्य को अपनी शक्ति बना लेता है। योगानंद कहते थे कि धैर्य ईश्वर की भाषा है, क्योंकि प्रकृति कभी जल्दी में नहीं होती, और जो प्रकृति की लय में चलता है वही वास्तव में प्रगति करता है। इस साधना के साथ साधक यह भी अनुभव करता है कि उसके भीतर एक मौन आनंद स्थापित हो रहा है। ऐसा आनंद जो किसी विशेष परिस्थिति पर निर्भर नहीं, न किसी सफलता पर और न ही किसी प्रशंसा पर। यह आनंद बस है, जैसे भीतर कोई शांत स्रोत बह रहा हो। यौगिक दृष्टि में यही आनंद आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है, जिसे हम बाहरी शोर और भीतर के बोझ के कारण महसूस नहीं कर पाते। रात की यह साधना उस शोर को कम करने और बोझ को हल्का करने का एक माध्यम बन जाती है। इस अवस्था में साधक के संबंधों में भी एक नई गुणवत्ता दिखाई देने लगती है। वह अब दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह समझ चुका है कि परिवर्तन भीतर से होता है, और यह समझ उसे अधिक स्वीकारशील बनाती है। योगानंदा ने कहा था कि स्वीकार्यता कमजोरी नहीं, बल्कि उच्च चेतना का संकेत है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति स्वीकार कर सकता है जो भीतर से सुरक्षित महसूस करता है, और यह सुरक्षा बाहरी साधनों से नहीं बल्कि भीतर की स्थिरता से आती है। इस 14वें भाग में यह भी दिखता है कि साधक अब अपनी भावनाओं को पहचानने और सम्मान देने लगा है। वह उन्हें दबाता नहीं और न ही उनसे बह जाता है, बल्कि उन्हें देखने और समझने का अभ्यास करता है। यौगिक परंपरा में इसे भाव संयम कहा गया है, जो भावनाओं का दमन नहीं बल्कि उनका संतुलन है। यह संतुलन तभी संभव है जब शरीर और श्वास शांत हो, और रात की यह साधना उसी शांति को आधार बनाती है। साधक यह भी अनुभव करता है कि उसकी सृजनात्मकता बढ़ रही है। विचार अधिक स्पष्ट और मौलिक हो रहे हैं, क्योंकि भीतर का शोर कम हो गया है। योगानंदा कहते थे कि सृजनात्मकता आत्मा की अभिव्यक्ति है, और जब आत्मा को स्थान मिलता है तब जीवन अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। इस 14वें भाग का गहरा संदेश यही है कि साधना का उद्देश्य जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से जीना है। और यह गहराई केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर की स्वच्छता से आती है। साधक अब यह समझने लगता है कि रात की यह साधना कोई बोझ नहीं बल्कि एक उपहार है, जो उसे हर दिन स्वयं के निकट लाती है। वह यह भी देखता है कि उसकी प्रतिक्रियाएं कम और उत्तरदायित्व अधिक हो गए हैं, और यही परिवर्तन उसे भीतर से मजबूत बनाता है। यौगिक दृष्टि में शक्ति का अर्थ नियंत्रण नहीं बल्कि स्थिरता है, और यह स्थिरता रात की इस प्रक्रिया से और अधिक सुदृढ़ होती जाती है।
इस 14वें भाग में यह भी स्पष्ट होता है कि साधक अब अपने जीवन के उद्देश्य को लेकर अधिक स्पष्ट है। वह जानता है कि उद्देश्य कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि वर्तमान क्षण में सही ढंग से उपस्थित होना है। योगानंदा ने कहा था कि जो व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह जीता है, वही अपने उद्देश्य को जी रहा होता है। इस साधना के साथ साधक वर्तमान में टिकना सीखता है, क्योंकि उसका मन अब अतीत और भविष्य के बोझ से मुक्त होने लगा है। इस अवस्था में जीवन अधिक सरल और अधिक सच्चा प्रतीत होता है, और यही सरलता यौगिक जीवन का सौंदर्य है। इस 14वें भाग में यही समझ गहराई से स्थापित होती है कि रात की यह साधना साधक को धीरे धीरे उस बिंदु की ओर ले जा रही है जहां जीवन और साधना अलग नहीं रह जाते, जहां हर दिन का अंत एक शांति में और हर सुबह की शुरुआत एक स्पष्टता में होती है। और यही वह अवस्था है जिसे योगानंदा ने जीवित ध्यान कहा था, जहां जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। आने वाले अंतिम भाग में हम देखेंगे कि यह यात्रा साधक को आत्म अनुभूति और जीवन की पूर्णता की ओर कैसे ले जाती है। लेकिन अभी के लिए इतना समझ लेना ही पर्याप्त है कि इस 14वें भाग में साधक की यात्रा एक स्थिर आधार पर पहुंच चुकी है, जहां से आगे का मार्ग अब संघर्ष का नहीं बल्कि सहजता का है। और यही परमहंस योगानंदा की शिक्षाओं का वह अंतिम संकेत है कि जब भीतर व्यवस्था आ जाती है, तब जीवन स्वयं मार्ग दिखाने लगता है। जब साधक इस यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचता है, तब वह यह अनुभव करता है कि रात की यह साधना केवल शरीर और मन को हल्का करने या पेट की सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसकी पूरी चेतना की सफाई और उसके जीवन के दृष्टिकोण का गहन परिवर्तन है। परमहंस योगानंदा के अनुसार जीवन की वास्तविक शक्ति और स्वतंत्रता तब आती है जब व्यक्ति भीतर से संतुलित, शुद्ध और जागरूक होता है। और यही संतुलन रात की साधना के निरंतर अभ्यास से जन्म लेता है। साधक यह अनुभव करता है कि अब उसकी नींद अधिक शांत, गहरी और सार्थक हो गई है, क्योंकि अवचेतन मन धीरे धीरे शांति और स्पष्टता के लिए तैयार हो रहा है। पहले जहां विचारों का अराजक प्रवाह और भावनाओं की अनियंत्रित ऊर्जा उसे थकावट और तनाव देती थी, अब वही ऊर्जा सुव्यवस्थित हो गई है, और परिणाम स्वरूप उसका दिन अधिक ऊर्जा, स्पष्टता और उत्साह के साथ शुरू होता है। यौगिक दृष्टि में यही वास्तविक जागृति और जीवन की ऊर्जा का प्रवाह है। योगानंद कहते थे कि जब प्राण और मन दोनों नियंत्रित और संतुलित हो जाते हैं, तब व्यक्ति जीवन को स्वतंत्र रूप से अनुभव कर सकता है। इस अंतिम भाग में यह गहराई से स्पष्ट होता है कि रात की यह साधना साधक को केवल बाहरी शांति नहीं देती, बल्कि भीतर एक स्थायी आधार बनाती है, जहां से वह अपने सभी कर्मों, निर्णयों और अनुभवों को अधिक संतुलित और विवेकपूर्ण दृष्टि से देख सकता है। साधक अब यह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य केवल उपलब्धियां हासिल करना या सुख प्राप्त करना नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण को पूर्णता, जागरूकता और प्रेम के साथ जीना है। और यह जागरूकता बिना भीतर की शुद्धि के संभव नहीं। इस साधना के साथ साधक अनुभव करता है कि अब वह बाहरी परिस्थितियों के प्रति अधिक स्वतंत्र हो गया है, क्योंकि भीतर का आधार इतना मजबूत और स्थिर हो गया है कि बाहरी उत्तेजनाएं उसे विचलित नहीं कर सकती। यह स्थिरता उसे जीवन की चुनौतियों में धैर्य, स्पष्टता और करुणा लाने में मदद करती है। योगानंदा ने इसे स्थायी शक्ति और आत्मा की स्वतंत्रता कहा था। यह शक्ति किसी प्रकार के नियंत्रण या संघर्ष से नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता और संतुलन से आती है। साधक अब यह भी अनुभव करता है कि उसके निर्णय और प्रतिक्रियाएं अधिक विवेकपूर्ण हो गई हैं, क्योंकि अब वह सोच समझकर और साक्षी भाव से काम करता है, न कि तुरंत प्रतिक्रिया से। यौगिक परंपरा में यही परिपक्वता है जो व्यक्ति को वास्तविक स्वतंत्रता और संतोष देती है। इस अंतिम भाग में यह भी स्पष्ट होता है कि साधक का संबंध समय के साथ भी बदल गया है। पहले समय उसकी दौड़, अधीरता और दबाव का कारण था। अब समय उसके भीतर की लय का हिस्सा बन गया है। वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहना सीख गया है, और यही उपस्थित होने की कला जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्पष्टता लाती है। रात की यह साधना साधक को वर्तमान में टिकना, भीतर की ऊर्जा को सही दिशा में बहाना
और जीवन की प्रत्येक क्रिया को अधिक अर्थपूर्ण बनाना सिखाती है। साधक अब यह भी अनुभव करता है कि उसके भीतर मौन, आनंद और आत्मा की उपस्थिति स्थापित हो गई है। यह आनंद किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं, बल्कि भीतर से उत्पन्न हो रहा है। और यही परमहंस योगानंद के अनुसार असली जीवन का आनंद और स्वतंत्रता है। इस साधना के निरंतर अभ्यास से साधक के संबंधों में भी बदलाव आता है। वह अब दूसरों को नियंत्रित करने या बदलने की बजाय स्वीकार करने और समझने लगता है। करुणा, प्रेम और संतुलन उसके स्वाभाविक व्यवहार बन जाते हैं। यह परिवर्तन केवल मानसिक या भावनात्मक नहीं, बल्कि उसकी चेतना का वास्तविक विकास है। साधक अब अपने भीतर स्थिरता, स्पष्टता और शांति के आधार पर अपने उद्देश्य को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता है। योगानंदा कहते थे कि उद्देश्य कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन की प्रत्येक क्रिया को सही रूप से जीना है। और यही रात की साधना साधक को सिखाती है। वह अब स्वयं को और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। पहले जहां असंतोष, अधीरता और बाहरी अपेक्षाओं के दबाव में उसने जीवन जिया, अब वह जीवन को सहजता, प्रेम और संतुलन के साथ जीता है। यह साधना उसे भीतर से मुक्त करती है, भय, तनाव और भ्रम को कम करती है और स्थायी शांति, संतुलन और आत्म जागरूकता प्रदान करती है। साधक ये अनुभव करता है कि अब उसका जीवन केवल अस्तित्व नहीं, बल्कि एक जागरूक यात्रा बन गया है। हर श्वास, हर निद्रा और हर जागरण साधना का हिस्सा बन गया है। योगानंदा ने इसे जीवित ध्यान कहा था, जहां जीवन स्वयं ध्यान बन जाता है। इस अंतिम भाग में यह स्पष्ट होता है कि रात की यह साधना साधक को केवल बेहतर स्वास्थ्य या मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि जीवन की गहरी समझ, स्थिरता और आत्मा के निकट पहुंचाती है। साधक अब यह जानता है कि वास्तविक स्वतंत्रता, आनंद और उद्देश्य भीतर से आते हैं। और रात की साधना, इस पत्ते की परंपरा, उसे इसी भीतर की यात्रा में मार्गदर्शन देती है। यह साधना साधक को यह स्मरण कराती है कि हर दिन का अंत छोड़ने, हल्का होने और भीतर की ओर देखने का समय है। और जो व्यक्ति इस अभ्यास को अपनाता है, वही जीवन के उच्चतम स्तर पर पहुंच सकता है। इस अंतिम 15वें भाग का सार यही है कि रात की यह साधना साधक को धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मा में शांति, स्पष्टता, स्थिरता, विवेक, करुणा, प्रेम और वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव कराती है। और यही परमहंस योगानंद की शिक्षाओं का अंतिम और सबसे गहरा संदेश है कि जीवन का उद्देश्य बाहर कुछ पाने में नहीं, बल्कि भीतर से मुक्त होकर सचेत, संतुलित और पूर्ण जीवन जीने में है। और इस साधना के माध्यम से साधक यह पूर्णता धीरे धीरे अनुभव करने लगता है। और यही उसके जीवन का वास्तविक परिवर्तन है।